Hello, CA final students. Let us revise audit under fiscal laws, tax audit. This is one of the important chapters and this is very easy. लेकिन क्वांटम ज़्यादा तो अपन को बहुत टफ लगता है, लेकिन है बहुत इजी. अब अपन चलेंगे फॉर्म नंबर 3CD के ऊपर. फॉर्म नंबर 3CD में 44 क्लॉजेज है. अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. अब सबसे पहले क्या है, टैक्स ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द एसएससी. वो एसएससी से लेगा क्या, द पर्टिकुलर्स दैट आर फिल्ड बाय द एसएससी इन फॉर्म नंबर 3CD. तो मतलब एसएससी फिलअप करेगा फॉर्म नंबर 3CD को और टैक्स ऑडिटर को दे देगा. तो जब एसएससी फिलअप करेगा तो उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. तो वो देखो, वो रिलाई कर सकता है ऑन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. अगर देखो दो प्रोनाउंसमेंट ऑपोजिट व्यू देती है तो फिर उसे ये बताना पड़ेगा, उसे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि किस कौन सा व्यू उसने फॉलो किया है. तो वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को कंसिडर करता है. अगर दो जुडिशियल प्रोनाउंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती है तो उसे ये बताना पड़ेगा कौन सी प्रोनाउंसमेंट मैंने फॉलो करी. एसएससी की बात हो रही है अभी, ठीक है. और फिर वो एएस एसए गाइडेंस नोट्स ऑन टैक्स ऑडिट इन सब का भी कंप्लाइंट करेगा. तो अगर मैं बोलूँ एएस गाइडेंस नोट्स, तो जो एसएससी है ही कैन रिलाई ऑन द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. अगर दो प्रोनाउंसमेंट कॉन्फ्लिक्ट करिए तो वो ये बताएगा मैंने कौन सी फॉलो करी है. एंड ही हैव टू फॉलो एएस और गाइडेंस नोट दैट इज इशूड बाय द आईसीए. अब देखो, जब ये टैक्स ऑडिटर को मिला तो अब ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा. देखो, ऑडिटर ये बोलेगा कि अगर कोई हेड दो जगह कवर है, लेट सपोज क्लॉज नंबर 34 जहाँ पे टीडीएस की रिपोर्टिंग जाती है, वहाँ पे जाता है कि इंटरेस्ट कितना हमने दिया ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस, या फिर या तो नॉन डिडक्शन या फिर डिडक्शन के बाद नॉन पेमेंट, ठीक है. तो दोनों का इंटरेस्ट वहाँ पे रिपोर्ट होता है. तो सेम क्लॉज नंबर 21 में भी है शायद, तो वहाँ पे भी हमारे को मतलब इंटरेस्ट वगैरह रिपोर्ट करना पड़ता है. तो जो क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए ना, जैसे टैक्स ऑडिट में जैसे 43B है, तो 43B की क्रॉस रेफरेंसिंग हमारी जैसे कारों की से होनी चाहिए, क्योंकि कारों में भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज जाते हैं, ठीक है. तो अप्रोप्रिएट क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए, है ना. तो care should be taken to make a suitable cross reference to such items at the appropriate places. अब हमारा है, अगर मान लो टैक्स ऑडिटर का ओपिनियन अलग है और एसएससी का ओपिनियन अलग है, तो अब ऑडिटर इस सिचुएशन में क्या करेगा, ही शुड स्टेट द बोथ ऑफ द व्यू पॉइंट. तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बोथ द व्यू पॉइंट्स बताएगा, ठीक है. मतलब वो दोनों के व्यू पॉइंट बताएगा एंड ऑल्सो द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि टैक्स अथॉरिटी खुद ही डिसाइड कर पाए कि कौन सही है. तो अगर दोनों के ऑपोजिट व्यू है तो ही द ऑडिटर विल हैव टू स्टेट बोथ द ओपिनियन. अगर कोई क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो उसे नॉट एप्लीकेबल लिखना है. अगर कोई अलावेंस या डिसअलावेंस होनी है और आपका फॉर्म अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसे ऑब्जर्वेशन के रूप में डाल सकते हो इन पैरा नंबर 3 और पैरा नंबर 5. तो इन कंप्यूटिंग द अलाउंस और डिसअलाउंसेस द लॉ एप्लीकेबल हैव टू बी केप्ट इन माइंड. तो मतलब जो नया लॉ है वो माइंड में रखना है, इवन दो the format of the audit report may not have been updated. अगर मान लो एसएससी ने हमें जब देखो स्टेटमेंट देनी थी, उसे आते ही टैक्स ऑडिटर को स्टेटमेंट देनी थी फॉर्म नंबर 3CD में, लेकिन अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्या हम पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही विदहोल्ड कर लेंगे? ऐसा नहीं है. हमें क्या करना है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देनी है सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन कि हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं चेक करी है, ठीक है ना. तो अगर एसएससी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, द ऑडिटर शुड नॉट विदहोल्ड द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट. ही कैन क्वालिफाई कि मतलब वो डिस्क्लेमर या क्वालिफिकेशन दे सकता है. डिस्क्लेमर नहीं, क्वालिफिकेशन दे सकता है अगर एक दो क्लॉजेस में नहीं मिली उसे, है ना. और इन्फॉर्मेशन जो 3CD में भरी होनी चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर ऑडिटर कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे रिलाई करता है तो उसे क्लॉज नंबर 3 ऑफ फॉर्म नंबर 3C है जिसमें क्वालिफिकेशन जाती है, फिर क्लॉज नंबर 5 ऑफ फॉर्म नंबर 3CB जिसमें क्वालिफिकेशन जाती है, उसमें रिपोर्टिंग करना है. तो अगर मैं बोलूँ सबसे पहले एसएससी टैक्स ऑडिटर को स्टेटमेंट देगा, तो एसएससी जब देगा तो उसे क्या क्या माइंड में रखना है, उसे एएस गाइडेंस नोट. तो एसएससी जब भी स्टेटमेंट बनाएगा तो उसे एएस गाइडेंस नोट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, अगर दो में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है तो वो उसने कौन से वाला लिया है वो बताना है उसे, ठीक है. फिर अब आती है ऑडिटर को क्या क्या माइंड में रखना है. तो ऑडिटर को सबसे पहले बात में रखनी है कि दोनों सुटेबल क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए. अगर कोई दो ओपिनियन है, मतलब एसएससी का अलग ओपिनियन है और टैक्स ऑडिटर का अलग है, तो दोनों लिखना है. अगर कोई नॉट एप्लीकेबल है तो उसे नॉट एप्लीकेबल लिखना है. अगर कोई अलाउंस या डिसअलाउंस है तो दैट इज एज पर द न्यू प्रोविजंस, तो उसे भले ही फॉर्म अमेंड नहीं हुआ हो तब भी उसे माइंड में रखना है. अगर मान लो कोई पार्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो क्वालिफाई कर दिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो क्वालिफाई कर सकता है. देयर इट शुड बी इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. और वो अगर कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में रिलाई करता है तो उसे क्लॉज नंबर 5 और क्लॉज नंबर 3 में एक तरीके से क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन डालनी है कि मैंने इस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ऊपर रिलाई करा है. अब अपन चलते हैं एक एक क्लॉज पढ़ेंगे, अपन 44 क्लॉजेस पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो नेम और एड्रेस चाहिए होता है पैन अप्लाई करने के लिए. तो सबसे पहले नेम क्लॉज, फिर एड्रेस क्लॉज. एड्रेस क्लॉज कब क्या देना है,
जब मैं टैक्स ऑडिट फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो एड्रेस क्लॉज एड्रेस कौन सा देना है, दैट द एड्रेस दैट इज कम्युनिकेटेड बाय द एसएससी टू द डिपार्टमेंट, है ना, एज ऑन द डेट ऑफ द साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। जिस दिन मैं साइन कर रहा हूँ ऑडिट रिपोर्ट, उस दिन जो एड्रेस कम्युनिकेटेड है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट एड्रेस आई नीड टू गिव इन माई फॉर्म नंबर 3CD। तो नेम और एड्रेस चाहिए होता है पैन नंबर के लिए, तो पैन नंबर अब हमारे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये ऑडिट चेकलिस्ट और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपको कभी भी नहीं पढ़नी, क्योंकि ये पेपर में कभी भी नहीं आएगी। ये सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए है, मतलब जब आप आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो हमें क्या पढ़ना है, रेलेवेंट टेक्स्ट पढ़ना है जो कि इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। तो नेम, एड्रेस और पैन, ठीक है। अब नेम, एड्रेस और पैन चाहिए होता है जीएसटी अप्लाई करने के लिए। तो डिटेल्स एज टू द इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसमें हमें दो चीजें बतानी है, क्या एसएससी लायबल है टू पे एनी इनडायरेक्ट टैक्स। अगर वो लायबल है तो आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर आप भरो। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है क्या वो लायबल है, तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है वेदर द एसएससी इज लायबल अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। तो अगर मैं बोलूँ नेम, एड्रेस चाहिए था पैन लेने के लिए, अब तीनों चाहिए जीएसटीएन लेने के लिए। तो डिटेल्स एज टू द इनडायरेक्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन। फिर अब अपन देखो, अब हमारे पास वो भी आ गया, क्या बोलते हैं, लेट सपोज ये एक ही इलस्ट्रेशन दे रखी है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में क्या है बेसिकली कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर अभी इनके पास नहीं है। हाउएवर द रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब फिजिकली अवेलेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर इज अवेलेबल ऑन दी पोर्टल, पोर्टल पे अवेलेबल है। लेकिन क्या मतलब हम पोर्टल पे वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, हम आजकल सारा जमाना ही ऑनलाइन है, तो वी कैन रिलाई, ठीक है। तो द टैक्स ऑडिटर शुड वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी। द ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द डिटेल्स फर्निश्ड, जब मैंने रजिस्ट्रेशन लेना था तो जो मैंने डिटेल दी थी दैट पर्टेन्स टू द कंपनी ओनली, जो मेरी डिटेल्स है वो कंपनी की है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर में जो डिटेल आ रही है वो कंपनी की है। और अगर कंपनी ने कोई रिटर्न फाइल करी है तो मैं उन रिटर्न्स को भी चेक कर सकता हूँ टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर मैं ऑब्वियसली बात है मैं ऑनलाइन पोर्टल से वेरीफाई कर सकता हूँ और उसमें जो डिटेल आ रही है मैं ये चेक कर सकता हूँ दैट पर्टेन्स टू द कंपनी ओनली। अगर कोई कंपनी ने रिटर्न फाइल करी है तो मैं उसे भी चेक कर सकता हूँ टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर्स। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो पेपर में नई इलस्ट्रेशन ऐड हुई है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। तो मतलब हम वेरीफाई कर सकते हैं और हम डिटेल देखेंगे कि दैट पर्टेन्स टू द कंपनी ओनली। फिर अब देखो नेम, एड्रेस, पैन और इनकम जीएसटीएन। अब इसके बाद हमारा स्टेटस बन गया। स्टेटस का मतलब क्या है कि ये क्या इंडिविजुअल है, मतलब क्या है, द स्टेटस ऑफ द एसएससी इज टू बी मेंशन। ऑब्वियसली दिस रेफर्स टू अ डिफरेंट क्लास ऑफ एसएससीज, जैसे कि इंडिविजुअल हूँ, एचयूएफ हूँ, कंपनी हूँ या एओपी हूँ या बीओआई हूँ। तो ये हमारा बेसिकली स्टेटस बन गया। अब आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमें मेंशन करना है। प्रीवियस ईयर नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, लेकिन अगर मान लो साल के बीच में बिजनेस कमेंस हुआ है तो जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ है और जिस दिन लास्ट है वो वाला वही प्रीवियस ईयर माना जाएगा। या फिर बिजनेस बीच में बंद हो गया तो फिर जिस दिन बंद हुआ वही लास्ट डे माना जाएगा। तो अगर देखो एमैलगमेशन या कोई नया बिजनेस या क्लोजर हुआ है तो देन द प्रीवियस ईयर में डिफर फ्रॉम दी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? इट्स द ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। अब देखो कौन से क्लॉज ऑफ 44AB में हमारा टैक्स ऑडिट होता है। देखो हमने कहाँ से पढ़ा था, सबसे पहले नीचे से पढ़ा था जिसमें 44AD और 44ADA था। तो यहाँ पे जो वो पॉइंट है वो है हमारा क्लॉज नंबर 4। तो 44AB मतलब टैक्स ऑडिट क्लॉज नंबर 8 का 4th पार्ट क्या है कि 44AD और 44ADA में हमें इनकम डिस्क्लोज नहीं करी, मतलब उससे लोअर इनकम मानी है और हमारी इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा है। फिर हमने पढ़ा था 44AE, 44BB और 44BB। यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं थी कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज़्यादा होने वाला क्लॉज नहीं था। यहाँ पे बस ये था कि हमने इनकम उससे कम मानी है, ठीक है। और फिर हमारा नॉर्मल बिजनेस के लिए 1 करोड़ और अगर 5 करोड़, अगर 95% रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू है और प्रोफेशन के लिए 50 लाख रुपए। तो ये वाले हमने मतलब हमें ये बताना है कौन से क्लॉज के अंदर हमारा ऑडिट होना है। तो अगर मैं बोलूँ नेम, एड्रेस, पैन, ये चाहिए था हमें जीएसटीएन के लिए। इसके बाद हमारा स्टेटस बन गया प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और हमारा विच क्लॉज, है ना। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 8 है, ये अमेंडमेंट है। इसमें ये बताना है कि क्या एसएससी ने ऑप्ट किया है 115BB, BA, BAA, BAB, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए है और हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या ऑप्ट किया है। तो हम इसके लिए क्या क्या चेक कर सकते हैं। हम देखो फॉर्म नंबर 10IB, 10IC, 10ID, तो ये बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न हमें फाइल करने पड़ते हैं विद द डिपार्टमेंट। अगर हम 115BAB, BAB और BAB और BAA ये अगर ऑप्ट करते हैं तो
हम मतलब हमारा मतलब हमें उन्हें डिपार्टमेंट को इंटीमेट करता है। तो अगर हम ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं और हम एसएससी से भी पूछ सकते हैं, इफ़ यस वेदर द कंपनी इज ऑप्टेड फॉर द टैक्सेशन रिजाइम अंडर दी सेक्शन 115 बी डबल ए एंड बी। तो बस हमें यहाँ पे यस और नो बताना है कि हमारे क्या एसएससी ने ऑप्ट किया है, और इसके लिए हम फॉर्म 10IB 10IC और 10ID वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो अब हमारा क्या हुआ, देखो 8 तक क्या था हमारा, 8 में हमारा क्लॉज था, ठीक है। अब हमने जीएसटीएन नंबर ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम या तो फॉर्म बना देंगे या फिर ईओपी बनाएंगे। तो अगर हमारा फॉर्म या ईओपी है तो हमें बताना पड़ेगा कि पार्टनर्स के रेशियोज क्या क्या है। तो इफ फॉर्म और ईओपी हमें नेम ऑफ पार्टनर बताने पड़ेंगे एंड देयर पीएसआर्स बताने पड़ेंगे। तो अगर फॉर्म या ईओपी है तो हमें नेम ऑफ पार्टनर्स एंड देयर पीएसआर। अगर मान लो जो पिछला साल था और इस साल है, इस साल पिछले साल से इस साल के बीच में कोई भी चेंज हुआ है बिटवीन द partners and their PSR, ठीक है, any change in the partners or members or in their PSR since the last date of the preceding year, तो हमें particulars of such change बताना है। तो अगर पिछले साल से हमारा 8% भी चेंज हुआ है, मतलब या तो पार्टनर के अंदर या पार्टनर के PSR के अंदर तो हमें चेंज रिपोर्ट करना है। इसके लिए हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट और एग्रीमेंट डिफाइन इन एविडेंस इन पार्टनरशिप, तो हमें उसे वेरीफाई करना है। तो क्लॉज नंबर 9 भी हमारा कवर हो जाता है। देखो अब देखो नेम एड्रेस पैन, फिर जीएसटीएन, फिर हमारा स्टेटस बना, फिर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, फिर हमारा कौन से क्लॉज के अंदर हमें टैक्स ऑडिट कराना है, क्या हमने 115 BA BAB BAA ऑप्ट किया है नहीं है। फिर अपन आते हैं क्लॉज नंबर 10। अब देखो अब हाँ क्लॉज नंबर 9 में क्या था हमारा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप ऑब्वियस ही बात है बिजनेस करेगी, तो हम क्या हम कौन से नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं, और अगर कोई चेंज हुआ है इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन द पर्टिकुलर्स ऑफ सच चेंज भी हमें बताना है। तो इसमें हमें बेसिकली ये बताना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं और कौन सा सब सेक्टर है, तो हमें बेसिकली ये इंटीमेट करना पड़ता है। अगर आपने यूटिलिटी भरी होगी तो आपने देखा होगा सेक्टर और सब सेक्टर लिखा आता है। तो देखो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, बिजनेस किया। अब बिजनेस में हमें क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि सेक्शन 44AA के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेस्क्राइब हुई है अंडर सेक्शन 44AA। तो अगर हुई है तो उसे बुक्स को नाम बताओ, ठीक है। तो सिर्फ सेक्शन 44AA में सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब प्रेस्क्राइब हुई है, बिजनेसमैन के लिए नहीं प्रेस्क्राइब हुई। तो अगर आप बिजनेसमैन का टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा नो आंसर। अगर आप प्रोफेशनल्स का ऑडिट कर रहे हो, अगर आप सेक्शन 44AA देखो तो सेक्शन 44AA में जो रूल आया है, सेक्शन 44AA में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो सेक्शन 44AA का जो रूल है, जो शायद रूल 6F है, वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल है। 2 मिनट, तो अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखो तो ये जो 44AA के अंदर जो प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, रूल 6F। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के लिए प्रेस्क्राइब नहीं है। तो अगर आप बिजनेसमैन का ऑडिट कर रहे हो तो आपका जवाब आएगा, बिजनेसमैन का आंसर आएगा नो, ठीक। तो सबसे पहले क्या सेक्शन 44AA ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या प्रेस्क्राइब किया है, तो अगर प्रेस्क्राइब किया तो उसको नाम लिखना है। अगर मान लो फिर हम ये बताएंगे हमने कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है एंड द एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, जहाँ पे वो मिल जाएगी आपको। तो हमने कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है और कहाँ पे वो मिल जाएगी आपको। अगर वो कंप्यूटर सिस्टम में है तो हमें ये बताना है सारी जो बुक्स निकलती है कंप्यूटर सिस्टम से, और अगर बहुत सारी जगह पे है तो हमें हर एड्रेस को लिखना है, साथ साथ में ये बताना है कि वहाँ पे कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है। और हम फिर लास्ट में 11C में हम बताते हैं हमने कौन सी चीज़ें एग्जामाइन करी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामाइंड, तो हम अपना बताते हैं 11C। तो ये भी हमारा पॉइंट हो जाता है। तो क्लॉज नंबर 9 फॉर्म में हमने काम किया, फिर हमारा फॉर्म के बाद हमारा क्या आता है, फॉर्म में अगर हमने फॉर्म क्लॉज नंबर 9, फिर हमारा क्लॉज नंबर 10 बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें इनकम बुक करनी पड़ेगी। तो अब इनकम हम कौन से सेट, अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम असेस होने वाली है, जैसे कि प्रिजम्पटिव 44AD 44AE, क्या इन सेक्शन के अंदर कोई भी इनकम असेस होने वाली है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट्स इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें ये नहीं बताना कितना असेस होना है 44AE में। लेट सपोज जो अमाउंट इंक्लूडेड है वो सिर्फ 1000 रुपये है, तो हमें 1000 रुपये रिपोर्ट करना है, भले ही एज पर इनकम टैक्स उसकी जो मतलब एज पर इनकम टैक्स जो प्रॉफिट आना है 44AE, लेट सपोज 44AE का प्रॉफिट आना है 1200 रुपये, लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1000 रुपये इंक्लूडेड है। तो मुझे क्या रिपोर्ट करना है, द अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट्स दैट इज डेबिटेड टू माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें सिर्फ वो बताना है। द टैक्स ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिकेट एज टू वेदर सच अमाउंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अमाउंट असेसेबल। हमें ये नहीं बताना कितना इनकम टैक्स में असेसेबल है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि हमारे यहाँ पे कितना, मतलब हमारे बुक्स में इतना डेबिट या क्रेडिट पड़ा है, बस इतना आपको माइंड में रखना है। तो क्लॉज 12 में हमारा इनकम आ गया, तो प्रिजम्पटिव बेसिस में कौन सी इनकम असेसेबल है।
अब एक देखो ये साइड में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसमें, बीबी लिमिटेड एनआर है और ये बेसिकली 44 बीबीटी वो 44 बीबी में हमारा क्या बोलते हैं, मतलब 44 बीबी ऑप्ट आउट करना चाहता है, मतलब उससे इनकम लोअर दिखाना चाहता है। तो इसकी ऑब्वियस सी बात है हमें कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एक तो क्लॉज नंबर 8 में जहाँ पे हमें ये बताना पड़ता है कि टैक्स ऑडिट हम क्यों करवा रहे हैं, साथ साथ में हमें क्लॉज नंबर 12 में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे ये पूछा गया है ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रिजम्पटिव बेसिस वाला आइटम है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्लॉज नंबर 9 में पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप के बाद हमारा उसमें हमने बुक्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद बिजनेस किया, पार्टनरशिप ने उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी, उसके अंदर इनकम बुक करी। अब इनकम बुक करने के लिए हमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग चाहिए। तो क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉय हुआ है, क्या कोई चेंज हुआ है इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो ही मेथड होते हैं, या तो कैश या मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक है। अगर आंसर इसका अफर्मेटिव में अगर मतलब कोई चेंज हुआ है तो आपको इसका इंपैक्ट बताना है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या कोई एडजस्टमेंट करनी है एज पर दी आईसीडीएस, आपको पता होगा 145(2) में आईसीडीएस बताए गए हैं। तो अगर आंसर अफर्मेटिव में है तो आपको बताना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा और फिर आपको डिस्क्लोजर्स देने एज पर आईसीडीएस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताना है, उसके क्या उसके अंदर चेंज हुआ है, उसका इंपैक्ट क्या है, क्या 145(2) के हिसाब से हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, अगर करनी है तो उसका इंक्रीज डिक्रीज कितना इंपैक्ट आया और हमें डिस्क्लोजर्स देना है। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग मींस कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। तो क्या अगर मैं फीफो से वेटेड एवरेज पे जा रहा हूं तो क्या वो यहाँ पे रिपोर्ट होना है, तो आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पे क्या रिपोर्ट करना है हमें, सिर्फ चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हमें यहाँ पे अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज होता है तो दैट निड नॉट बी रिपोर्टेड, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निड नॉट बी रिपोर्टेड, है ना। तो क्लॉज नंबर 13 में सिर्फ चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है। फिर हमारा क्लॉज नंबर 14 जिसमें हमारे स्टॉक मेंटेन होता है, तो कैसे वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसा किया गया है। तो यहाँ पे हमें चेंज नहीं बताना, यहाँ पे सिर्फ ये बताना है किस मेथड से हमने वैल्यू किया है, क्या फीफो है, क्या लीफो है या वेटेड एवरेज है। तो क्या हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किया गया है और क्या हमने एडजस्टमेंट टू आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया है अंडर सेक्शन 145A। देखो 145A क्या बोलता है कि आप ओपनिंग स्टॉक में भी जीएसटी ऐड करो, परचेज में भी आप जीएसटी ऐड करो, सेल में भी आप जीएसटी ऐड करो, ठीक है। और जितना जीएसटी आपने पेमेंट करी है कैश पेमेंट वो भी आप ये डेबिट साइड में डालो। तो अब आप देखो कि आपका क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, मतलब आप सेल को भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखो, परचेज को भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखो और ओपनिंग स्टॉक को भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखो, और फिर नीचे आप देखो कि कितना टैक्स पे हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका मतलब और फिर आपने डेबिट करना कितना, तो फिर आपने देखना, वैसे तो इसका हमेशा आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर हमने सारे टैक्स ड्यूज पेमेंट करी है तो देखो सेल के ऊपर अगर सेल माइनस इनपुट तो वही तो हमारा टैक्स पेमेंट होता है। तो अगर हमने सारी टैक्स पेमेंट करी है तो इसमें हमेशा जो इफेक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो बस ये 145 बेसिकली ये बोलता है कि आपको सारे टैक्सेस जोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो अगर मैं बोलूँ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है, बिजनेस के क्लॉज नंबर 10 बिजनेस, उसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम, उसके लिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट आ जाता है। फिर हम बोलेंगे कि क्या कन्वर्जन हुआ है ऑफ द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर हुआ है तो हमें इस कैपिटल एसेट का डिस्क्रिप्शन देना है, किस दिन इसे हमने एक्वायर किया था, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और अमाउंट एट विच इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक इन ट्रेड। तो हमें बताना डेट ऑफ डिस्क्रिप्शन बताना है सबसे पहले, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और किस अमाउंट पे ये कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि फिर ये कब असेस होगा, जब वो स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। आपको पता होगा कि कैपिटल एसेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो इसके ऊपर टैक्स तभी लगता है जब वो स्टॉक इन ट्रेड बिक जाए, ठीक है। अब अगर आप पढ़ो कि अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मान लो कोई इनकम जो कि स्कोप विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28 क्या है, पीजीबीपी या चार्जिंग सेक्शन। तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो चार्जिंग सेक्शन में कवर है लेकिन हमने क्रेडिट नहीं करी प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, या फिर कोई क्रेडिट ड्रॉबैक जो कि एडमिट कर दिया गया है एज ड्यू बाय दी अथॉरिटीज। तो अगर मान लो कोई बंदा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो पीएनएल में क्रेडिट कब करेगा, जब वो रियलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अगर मान लो वो ड्यू भी, मतलब अगर टैक्स अथॉरिटीज ने बोल दिया ना आपको हम ड्रॉबैक देंगे, तब भी आपको पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन अब कैश वाला तो करेगा नहीं, तो तब यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पे नोट ये दिया जाएगा कि भाई इसकी इनकम में ऐड मत करना, क्योंकि ये ऐड तब होगा जब वो रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है आर एडमिटेड एज ड्यू बाय द टैक्स अथॉरिटीज। तो अगर ड्यू हो जाए और अगर हमने क्रेडिट नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्योंकि कैश बेसिस वाले में ड्यू वाला क्रेडिट तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, लेकिन साथ में डिस्क्लोजर देंगे कि इसकी इनकम में ऐड मत करना क्योंकि ये कैश बेसिस फॉलो कर रहा है और जब इसे ये पैसा मिलेगा तो ये अपने आप ऐड कर देगा, ठीक है। ये भी हमारा पॉइंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एस्केलेशन क्लेम्स या एनी अदर टाइप ऑफ इनकम या कोई कैपिटल रिसिप्ट, है ना।
तो मैं बोलूँ सेक्शन 28 ड्रॉबैक्स जो कि ड्यू मान लिए गए या फिर कोई एस्केलेशन क्लेम, कोई अदर इनकम या फिर कैपिटल रिसिप्ट। अब अपन चलते हैं कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी? बेसिकली देखो, अगर आप समझो कि जैसे फिक्स एसेट्स मैंने एक्वायर किया, तो फिक्स एसेट्स के लिए जो गवर्नमेंट मुझे पैसा देती है, गवर्नमेंट जैसे फिक्स एसेट्स का जो ICDS है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स वाला, वो बोलता है कि गवर्नमेंट आपको ये सब्सिडी देती है तो आपको कॉस्ट से माइनस करना है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती है इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक फिक्स एसेट, तो वो क्या होती है, वो वैल्यू ऑफ द एसेट से नॉक ऑफ होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो, अब देखो वो क्या है, इनकम है, लेकिन वो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट कहाँ पे हुआ, एसेट अकाउंट में, तो वो भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। अगर मान लो कोई कैपिटल सब्सिडी मिली है हमें गवर्नमेंट से इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो पुराना हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसमें ये बोला जाता था अगर हमें कोई GG मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमें उसे अकाउंट फॉर करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब उसे सीधा इक्विटी में डालना है। तो देखो वो इनकम है लेकिन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, तो उसे हमें कैपिटल रिसिप्ट मानना है। या फिर मान लो कि कंपनसेशन फॉर सरेंडरिंग सर्टन राइट्स, है ना। तो अगर मान लो कोई सर्टन राइट है तो वो लेट सपोज उसे कैपिटल रिसिप्ट, अगर वो कैपिटल रिसिप्ट है तो उसे हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि क्रेडिट नहीं हुआ है टू द प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल हो गया कैपिटल गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट इन रिलेशन टू सरेंडरिंग ऑफ माई राइट्स, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 17। क्लॉज नंबर 17 बोलता है अगर कोई लैंड या बिल्डिंग या बोथ ट्रांसफर हुए हैं फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द असेसेबल अथॉरिटी, है ना, एज रेफर टू इन सेक्शन 43CA और 50C। तो यहाँ पे अगर आप समझो ना, देखो 43C और 50C में तो बेसिकली एक 105% वाला फंड है, लेकिन यहाँ पे अगर क्या पूछा आपसे कि क्या उससे कम में बेची गई है, तो भले ही क्या वो 105% के अंदर हो तब भी क्या आपको रिपोर्ट करना है, तो मेरे हिसाब से तो रिपोर्ट करना, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है जहाँ LBB बेचा गया है फॉर अ कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड। तो अगर वो लेस देन है, इन्होंने बात ही नहीं करी 105% की, अगर विद इन 105% है तो 43CA और 50C अट्रैक्ट नहीं होता, आपको पता होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अगर वो लेस देन है तो आपको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पे 105% वाली चीज मेरे हिसाब से अप्लाई नहीं होनी चाहिए। फिर अपन चलते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो देखो सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन देखना है कि क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में कौन सी रेट वाला व्हीकल है, क्या है, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स है, बिल्डिंग्स है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट है और WDV, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट और WDV इसके हमें चेक करनी है। अब देखो एडजस्टमेंट मेड टू द WDV एज पर सेक्शन 115BAA। तो 115BAA क्या बोलता है कि देखो अगर आपका कोई पुराना एडिशनल डेप्रिसिएशन था, एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से UAD था, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो वो अब आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और अब आप उसे ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो ये वही एडजस्टमेंट है। तो इसके बाद हमारी जो आएगी वो एडजस्टेड WDV आएगी। फिर हम एडिशंस को एडजस्ट करेंगे। अगर कोई हमें सब्सिडरी मिली है तो हम उसे नॉक ऑफ कर देंगे, मतलब उसे माइनस कर देंगे। और 43A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलता है अगर आप लोन लेते हो फॉर द एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट, तो उसमें जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगी वो कैपिटलाइज होगी। तो ये वो वाला पॉइंट है, चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। फिर हम देखो डेप्रिसिएशन अलाउेबल लिखेंगे और फिर हम WDV निकाल देंगे। तो अगर मैं बोलूँ हमारी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्लासिफिकेशन देखे, फिर एक्चुअल कॉस्ट की वर्किंग को चेक करें, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ पुट टू यूज। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आपका पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज होता है, मोर देन 180 डेज है, 180 डेज, मोर देन 180 डेज होता है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलता है, अदरवाइज हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है। तो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एडिशन डिडक्शंस को हमें देखना है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल। तो ये हमारे बेसिकली क्लॉज नंबर 18 कवर हो जाता है। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 19। तो क्लॉज नंबर 19 क्या बोलता है कि अमाउंट एडमिसिबल कितना है अंडर दिस सेक्शन। तो जो हमारे सेक्शन 32AC है, 32AD है, तो इनमें कितना डेबिट हुआ है और कितना एडमिसिबल है, दोनों बताना है, कितना डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में और कितना एडमिसिबल है। तो ये सेक्शंस है 32AC 32AD, ठीक है। अब देखो आगे क्लॉज नंबर 24 आएगा जिसमें डीम्ड इनकम माना जाएगा अंडर दिस सेक्शन, जैसे 32AC 32AD। 32AC में जैसे लेट सपोज इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि लेट सपोज 5 साल तक बेचोगे नहीं, तो अगर 5 साल में मैं बेच देता हूं तो वो क्लॉज नंबर 24 में रिपोर्ट होगा एज डीम्ड इनकम। यहाँ पे क्या है, अलाउंस की बात आ रही है, यहाँ पे खर्चे की बात आ रही है। अभी हम जब क्लॉज नंबर 24 पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीम्ड इनकम की बात आएगी। क्लॉज नंबर 20A क्या बोलता है, 20A बड़ी सिंपल सी बात बोलता है अगर कोई एम्प्लॉय को अमाउंट पे हुआ है एज बोनस और कमीशन। देखो बोनस और कमीशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउ हो जाता है ना, लेकिन वो अमाउंट देना था एज ए डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में अलाउ नहीं होता। तो आपने क्या किया, एक खर्चा जो कि अलाउ नहीं होना था वो अलाउ करा लिया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया, डिविडेंड को आपने क्या बोला, बोनस और कमीशन बोला। तो एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉय
एज बोनस और कमीशन वेयर सच सम वॉज पेड अदरवाइज पेबल टू हिम एज प्रॉफिट्स और डिविडेंड। तो अगर ऐसा कोई अमाउंट है तो वो हमें रिपोर्ट करना है, क्लॉज नंबर 20A। ठीक है, क्लॉज नंबर 20B बोलता है कि अगर मान लो क्लॉज नंबर, इसके लिए आपको 3615A समझना पड़ेगा। 3615A ये बोलता है इनकम टैक्स का, देखो पहली बात तो आप जो पीएफ काटते हो अपने एम्प्लॉय का जो शेयर होता है पीएफ का, दैट इज डीम्ड टू बी इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्लॉज 10 के अंदर वो डीम्ड इनकम होता है। फिर क्लॉज नंबर 3615A क्या बोलता है? 3615A बोलता है कि जो ड्यू डेट ऑफ द रेलेवेंट फंड है, जैसे 15 तारीख है ईपीएफ के लिए, तो आपको ये जो पैसा जो काटा अपने एम्प्लॉय का, ये आपको 15 तारीख ऑफ द जो फंड की जो डेट है उस तारीख तक जमा करा देना है। तो 3615A में क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि जो आपने एम्प्लॉय का पैसा काटा आपको 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक आपको जमा करा देता है। अगर आप जमा नहीं कराते हो तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, भले वो मेरी इनकम नहीं है लेकिन 22410 बोलता है वो इनकम है, और अगर आपने 3615A के टाइम के अंदर नहीं पे किया तो वो आपकी इनकम ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंड है। तो अगर मैं बोलूँ क्या सीरियल मतलब फंड कौन सा है, कितना मुझे रिसीव हुआ था, क्या ड्यू डेट थी, कितना अमाउंट मैंने पे किया, और एक्चुअल डेट ऑफ द पेमेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी, क्या डेट थी, क्या ड्यू डेट थी और मैंने किस दिन पेमेंट किया। अगर मैं विद इन टाइम पेमेंट नहीं करता तो वो मेरी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी एज पर क्लॉज नंबर मतलब 3615A। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 20A भी हो गया, क्लॉज नंबर 20B भी हो गया। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 21A। 21A बड़ा सिंपल सी बात बोलता है कि कितना अमाउंट डेबिटेड हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि कैपिटल नेचर का है, पर्सनल नेचर का है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि डिसअलाउ होता है अंडर सेक्शन 37(2)B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इन सब का जो एडवर्टीजमेंट में आप एक्सपेंडिचर देते हो वो डिसअलाउंस होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जहाँ पे आपने पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर, पैम्पलेट इन सब में एडवर्टीजमेंट किया है, या फिर जो कि क्लब में आपने एंट्रेंस फी दी है, या क्लब में आपने कोई कॉस्ट फॉर क्लब सर्विसेज, मतलब जो एंट्रेंस फी तो वन टाइम फीस हो गया और बाकी रेगुलर जो कॉस्ट दे रहे हो, या फिर पेनल्टी या फाइन दिया है फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। ठीक है, या फिर कोई अदर पेनल्टी दी है जो ऊपर कवर नहीं है, या फिर आपने कोई प्रोहिबिशन ऑफ लॉ के चक्कर में पैसा इंटर किया है ना, फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो 21A हमारा कवर हो जाता है, पर्सनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और पेनल्टीज और फाइन। ठीक है, फिर आता है क्लॉज नंबर 21B। क्लॉज नंबर 21B बात करता है 40AI और 40AIA की। ठीक है, 40AI क्या बोलता है? 40AI बोलता है कि अगर आपने TDS, या तो आपने TDS काटा ही नहीं है ना, कितने दिन तक, 31 मार्च तक आपने काटा नहीं, या फिर काटा लेकिन आपने जमा नहीं कराया, कब तक? 30 सितंबर तक, मतलब अगले साल की ड्यू डेट तक। ठीक है, तो अगर आपने या तो काटा नहीं, काटने के लिए अप टू द एंड ऑफ द ईयर होता है, और काट के जमा नहीं कराया तो अगले साल की मतलब असेसमेंट ईयर में जो ड्यू डेट होती है। ठीक है, तो अगर काटा नहीं तो आपको वो खर्चा मतलब हमें फिर डिटेल देनी है, क्योंकि वो खर्चा डिसअलाउ होता है। अगर 40AI में कवर हो, मतलब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कवर है तो 100% डिसअलाउंस है, अगर आप रेजिडेंट को नहीं काटते तो 30% डिसअलाउंस है। ठीक है, आपको पता ही है ये चीज़। अब हमें इसमें क्या क्या डिटेल देनी है, हमें दान की डिटेल देनी है, डी डेट ऑफ पेमेंट, ए से अमाउंट ऑफ पेमेंट, एन से नेचर ऑफ पेमेंट, और एक है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई। तो दान, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई। ठीक है, अब हमें अब देखो यहाँ पे तो ये वो जो डिटेल है कि इसके ऊपर तो डिडक्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है कि डिडक्ट हुआ लेकिन वो पे नहीं हुआ। ठीक है, पे नहीं हुआ बिफोर दी एक्सपायरी ऑफ द टाइम, मतलब ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या देना, यहाँ पे भी दान वाली डिटेल देनी है, साथ साथ में हमें ये भी बताना कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, यहाँ पे तो डिडक्ट हुआ ही नहीं। और 40IA में भी हमें ये देना है, अगर डिडक्ट नहीं हुआ तो हमें दान की डिटेल देनी है, अगर डिडक्ट हुआ लेकिन पे नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें दान की डिटेल तो देनी ही देनी है। लेकिन यहाँ पे ना गवर्नमेंट से गलती हो गई, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया पेयर, यहाँ पे लिखना चाहिए था पेई, क्योंकि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई देखना है। अगर आप देखो इंस्टीट्यूट ने लिखा है पे शुड बी रेड एज पेई। ठीक है, तो इसे पे रीड करना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड हुआ है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो एडिशनल है, वो ये बोलता है अमाउंट ऑफ 5 डिपॉजिटेड। तो अगर मान लो 100 रुपये डिडक्ट किए थे, अगर उसमें से मैंने 50 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो मुझे वो यहाँ पे भी रिपोर्ट करना है। तो ये हमारा बेसिकली कवर हो जाता है 40AI और 40AIA, ये हमारे सारे प्रोविजन कवर हो जाते हैं। फिर अपन आते हैं 40AI। तो 40A के बाद आता है 40B। तो अगर कोई अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 40B या 40B है। 40B है कि 40B कितना है कि कितना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा या कितना सैलरी बोनस कमीशन अलाउ होगा टू द पार्टनर्स, है ना। तो अगर मान लो कोई अमाउंट इनएडमिसिबल है, लेट सपोज 100 रुपये डेबिट हुआ था जिसमें से सिर्फ 50 रुपये एडमिसिबल है, तो हमें सिर्फ इनएडमिसिबल अमाउंट रिपोर्ट करना है। यहाँ पे हमें क्या रिपोर्ट करना है, इनएडमिसिबल अमाउंट। तो अगर आपको याद आ रहा होगा
अगर आपको 40B सेक्शन याद आता हो तो पहले 3 लाख में 90% तक आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आपको याद आया होगा पहले 3 लाख, ठीक है, पहले 3 लाख में आप मतलब 2,70,000 रुपये तक दे सकते हो। फिर आपको अगले अगले जो 3 लाख के बाद है उसमें सिर्फ 60% दे सकते हो, ऐसा 40B में लिखा है रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूँ। तो हमें इसके लिए कंपटीशन लेनी है ऑफ दी SSC, और हमारे को यहाँ पे सिर्फ अमाउंट इनएडमिसिबल रिपोर्ट करना है, और हमें यहाँ पे ये नहीं रिपोर्ट करना है कि कितना अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस है, हमें यहाँ पे इनएडमिसिबल रिपोर्ट करना है। तो 21A में पर्सनल कैपिटल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, 21B में 40AI और IA, फिर 21C में हमारा 40B, 21D में हम पढ़ेंगे 40A3। 40A3 बोलता है अगर आपने कैश पेमेंट की, या फिर मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट है ECS, अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो वो आपको डिसअलाउड हो जाएगी अगर वो 10,000 रुपये से ऊपर की पेमेंट है। तो हम एग्जामिन करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट कि कोई पेमेंट हुई है जो अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट हुई है। तो 21D क्लॉज A। फिर क्लॉज B क्या है? क्लॉज B ये है कि मान लो अगर देखो सेम साल में खर्चा हुआ, ठीक है, और सेम साल में पेमेंट हो रही है तो 40A3 लगता है। लेकिन अगर मान लो खर्चा पिछले साल बुक हुआ था और पेमेंट इस साल हो रही है तो ऑब्वियसली बात है खर्चा पिछले साल तो अलाउ हो गया, ठीक है, पिछले साल तो अलाउ हो गया। अब लेकिन इस साल वो पेमेंट हो रही है कैश में 10,000 से ऊपर है ना, 10,000 से ऊपर है, या 35,000 इन केस ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, अगर जिसे मैं दे रहा हूँ वो गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है तो 35,000 रुपये की लिमिट है। तो अगर आप समझो कि पिछले साल तो अलाउ हो गया, अब क्या हुआ, पिछले साल अलाउ हो गया वो खर्चा, अब मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ कैश के अंदर, ठीक है, अगले साल, तो वो डीम्ड इनकम होती है अंडर सेक्शन 40A3A। तो वो अगर मतलब पिछले साल वाला खर्चा अलाउ हो गया था और हम मैं अब जाके उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, देखो अगर एक्सपेंडिचर भी उसी साल हुआ और पेमेंट भी उसी साल हुई तो रिपोर्टिंग होगी 21 क्लॉज D सब क्लॉज A, अदरवाइज रिपोर्टिंग होगी 21 सब क्लॉज D क्लॉज B। तो यहाँ पे क्या है, अगर भाई अदरवाइज देन बाई ऑफ अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे ड्राफ्ट, तो 10,000 और 35,000 की लिमिट है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी दैट इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोविजन है दैट इज नॉट अलाउेबल अंडर सेक्शन 40A7। फिर 40A9 कितना अमाउंट, 40A9 क्या बोलता है, अगर आप URPF अनरिकग्नाइज फंड्स में पैसा देते हो तो वो दैट इज नॉट अलाउेबल। लाइबिलिटी ऑफ अ कॉन्टिजेंट नेचर, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ऑफ अ कॉन्टिजेंट नेचर है ना। एक है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट इज इनएडमिसिबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14A। सेक्शन 14A ये बताता था कि कोई भी इनकम एग्जाम्प्ट है उसके सामने उसका खर्चा अलाउ नहीं हो सकता। लेट्स सपोज डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स वाज अर्लियर एग्जाम्प्ट, आज की डेट में एग्जाम्प्ट नहीं है, तो पहले क्या था उसका जो भी खर्चा होगा वो डिसअलाउड होता था। तो कौन से कितना डिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14A, ठीक है। या फिर अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 36(1)(3). 36(1)(3) बेसिकली हमारा क्या है कि अगर मान लो आप जैसे आपने इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट एंटर करी लेकिन वो इन रिलेशन टू फिक्स एसेट है तो वो क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए, ना कि उसे एक्सपेंस ऑफ करना चाहिए। तो अगर मैं सारी चीजें रिवाइज कराऊँ आपको तो देखो 21A में पर्सनल एडवर्टीजमेंट एंड हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 21B 40AI, ठीक है, 21C 40B, 21C के बाद 21D 40A3, 40A3 और 40A3A, 21E 40A7, फिर 40A9 आया है ना, 21G में 21F में 40A9 आया, फिर हमारा आया कंटिजेंट नेचर, फिर हमारा 14A आया, फिर हमारा आया 21I में 36(1)(3). ये हमारे सेक्शंस है जो मैंने आपको समझा दिए। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 22 के ऊपर। 22 क्या बोलता है, कितना इंटरेस्ट डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द MSME एक्ट। तो अगर अपन चले 2 मिनट, बहुत ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखो एक तो ये इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। हमने 6 इनवॉइस की पेमेंट करी, देखो 43 बोलता है टू अ पर्सन इन अ डे, मतलब एक आदमी को एक दिन के अंदर 30,000 मतलब 10,000 और 35,000 की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो 6 इनवॉइस हमने दिए 5-5 हज़ार रुपए के टू मिस्टर एक्स ऑन 4 जुलाई, टू अ पर्सन मिस्टर एक्स अ पर्सन ऑन अ डे, तो टोटल पेमेंट कितनी कर दी 30,000। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो 30,000 है इट विल बी डिसअलाउड, क्योंकि हमने अगर आप देखो इसमें, अच्छा ये बेसिकली ये क्या है, GTA वाला बंदा, अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगेज इन लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियज, तो इसके लिए 35,000 वाली लिमिट है, तो यहाँ पे डिसअलाउड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो 2 इनवॉइस थे 18,000 के टू मिस्टर वाई ऑन 5th and 6th जुलाई, तो एक दिन में तो मैंने सिर्फ 18,000 ही दिए, तो इट विल नॉट बी डिसअलाउड, ठीक है ना, इट विल नॉट बी डिसअलाउड। अगर यहाँ पे आप देखो 40,000 रुपए टू अ पर्सन इन अ डे, तो ये डिसअलाउड हुआ क्योंकि ये 35,000 से ऊपर है। आपको बस इतना माइंड में रखना है। ये हमारा 40A3 और 40A3A हो जाता है।
है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने शायद 40A3A में, हाँ, अगर देखो ये जो इन्वॉइस जो बुक हुआ था ये 2019-20 का था, तो मतलब ये पिछले साल की इन्वॉइस था, मतलब खर्चा पिछले साल बुक हो गया, पेमेंट इस साल हो रही है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्ट होगा वो 21 क्लॉज बी सब क्लॉज बी, तो वो अट्रैक्ट होगा। तो ये भी हमारा क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 22 जो कि बोलता है कितना अमाउंट इनएडमिसिबल है अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। तो सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमई एक्ट बताता है कि इंटरेस्ट पेबल कितना होगा, मतलब इंटरेस्ट की कंपटीशन कैसे होगी। तो हमें इसके लिए बेसिकली क्या लेना है, तो देखो हमें टैक्स ऑडिटर को क्रॉस चेक करना है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसे ये देखना है कि क्या वो सप्लायर, क्या वो एमएसएमई एक्ट के जो सप्लायर की डेफिनेशन है क्या उससे मीट करता है, और हमें लिस्ट ऑफ सप्लायर्स ऑब्टेन करनी है जो कि जो बंदे सप्लायर्स की डेफिनेशन मीट करते हैं उसे हमें रिव्यू करना है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्रॉस रेफरेंस चेक करना है, क्या वो सप्लायर की हमें लिस्ट लेनी है, क्या वो सप्लायर की डेफिनेशन मीट करता है, हमें ये रिव्यू करना है इस लिस्ट में देख के। और क्या वेदर एनी इंटरेस्ट पेबल और पेड टू द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट हैज बीन डेबिटेड और प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये अमाउंट डिसअलाउ होगा, दैट विल बी डिसअलाउड अंडर क्लॉज नंबर 22। ठीक है, एंड चेक द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब लिस्ट लेनी है, उस लिस्ट को वेरीफाई करना है, फिर हमारा पॉइंट आ जाता है एक, हमें इसे क्रॉस रेफरेंस लेना है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें इंटरेस्ट की वेरिफिकेशन को चेक करता है। ठीक है, अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 23। क्लॉज नंबर 23 बेसिकली बात करता है अगर मैं कोई अपने रिलेटेड पर्सन 40A2B वाले बंदों को अगर मैं कोई अमाउंट देता हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं कोई एक्सपेंडिचर करता हूँ, अगर वो एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, मैं अपने रिश्तेदार को जहाँ 50 रुपये की चीज़ थी वहाँ मैं 100 रुपये देता हूँ, तो जो डिफरेंस है 100 माइनस 50 रुपये डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू द पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A2B, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा अगर वो अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू या फिर लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस। ये दोनों वर्ड आने ही आने चाहिए कि वो जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू या फिर लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस। तो हमें मतलब बेसिकली उस खर्चे को डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो 40A2B, तो हमें फुल लिस्ट ऑफ पर्सन, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन जो 40A2B में जो रिश्तेदारों की लिस्ट है उसे हमें ऑब्टेन करना है, फिर हमें उन्हें जो पेमेंट हुई है उन्हें वेरीफाई करना है, फिर हमें उसे स्क्रूटनाइज करना है। तो हमें बेसिकली 40A2B में जो उस बंदों की लिस्ट लेनी है, फिर उन्हें हम देखेंगे कितनी कितनी पेमेंट हुई है। ठीक है, तो ऑब्टेन डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स और पेमेंट। तो हमारा 40A2B में अगर आप देखो तो अगर हमें उसने 2.5 लाख रुपए दिए और 4 लाख रुपए दिए अपने ब्रदर को, ब्रदर क्या है 40A2B में रिलेटिव है। ठीक है, तो ब्रदर क्या 40A2B में रिलेटिव है और ये अमाउंट अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू और द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस। ये पेपर में जरूर चिपकाना है। ठीक है, अब मैंने क्लॉज 24 आपको जब क्लॉज 19 पढ़ाया था उसके साथ बताया था कि डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 32AC, 32AD, 33AB, 33ABA वो यहाँ पे रिपोर्ट होगी। खर्चा वहां पे रिपोर्ट होता है 29 में, डीम्ड इनकम कहाँ पे रिपोर्ट होती है क्लॉज नंबर 24 में। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 25। क्लॉज नंबर 25 बोलता है क्या कोई इनकम असेसेबल है अंडर सेक्शन 41 और उसकी कंप्यूटेशन क्या है। 41 क्या बोलता है, अगर मान लो मैं क्रेडिटर्स अपने राइट बैक कर देता हूँ तो दैट इनकम इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 41। तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है कि क्या कोई इनकम 41 में चार्जेबल है एंड उसके क्या कंप्यूटेशन है, और ये हमें इन्फॉर्मेशन देनी ही देनी है, भले ही चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में है या नहीं है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज टू बी गिवन इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट। तो ये अभी हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। क्लॉज नंबर 26 सबने आपने किया होगा आरटीएल शिप में, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। देखो क्लॉज नंबर 26 के याद आना चाहिए 43B, 4 को 2 से डिवाइड करो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 26। क्लॉज नंबर 26 43B बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो 43B अपन एक बार नजर डालते 43B में क्या लिखा है। 43B बोलता है कुछ बहुत खर्चे सिर्फ कैश बेसिस पे ही अलाउ होंगे। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि सिर्फ कैश बेसिस में अलाउ होंगे, तो ये 43B का क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C, क्लॉज D ये सारे क्लॉजेस हमें बताते हैं कि कौन से खर्चे सिर्फ कैश बेसिस पे ही अलाउ होंगे। तो अगर अपन पढ़ते हैं तो देखो टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी या फिर कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा देना है या 36(1)(2) वाला पैसा जो बोनस और कमीशन वाला पैसा है, या फिर मतलब बोनस या कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये वाले कुछ पैसे हैं जो हमें मतलब सिर्फ कैश बेसिस पे ही अलाउ होंगे। तो देखो इसमें 2 क्लॉजेज है, क्लॉज 26 का पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, हमें पहले ये बताना जो पुराने सालों में डिसअलाउड थे, मतलब जो पुराने सालों के मतलब बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एग्जिस्ट करते थे, कितना उसमें से अमाउंट पे हुआ है और कितना नहीं पे हुआ है। तो जो पुराने सालों की डिसअलाउंस थी उसमें से कितना पे हुआ है, क्योंकि जो पे हुआ है वो इस साल अलाउ हो जाएगा और जितना नहीं हुआ वो तो अलाउ होगा ही नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, जितना पे हुआ बस उतना अलाउ हो जाएगा। फिर हम दूसरा जो बताएंगे कि जो इस साल हुआ, ठीक है, जो इस साल हुआ
उसमें से इतना अमाउंट ड्यू डेट से पहले पहले हमने दे दिया, ठीक है, तो कि ये तो हमारा इसी साल अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ड्यू डेट से पहले पहले नहीं दे पाए तो हमारा ये अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 43B। तो ये जो नॉट पेड है ना, तो ये हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये भी बताना है क्या जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या हमारे वो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट होते हैं या नहीं होते हैं। क्या मतलब हम 145A के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं या हम नॉर्मल कंप्यूटेशन मैकेनिज्म के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली वैसे नो रिपोर्ट होता है क्योंकि सारे बंदे विदाउट इंक्लूडिंग टैक्सेस अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं। तो ये भी हमारा 43B जान सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज नंबर 26, ठीक है। क्लॉज नंबर 27 सैनवेड की रिकंसिलिएशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इधर आप इसका फॉर्मेट देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था क्रेडिट, जैसे आप ओपनिंग जीएसटीआर क्रेडिट कितना था, कितना एडिशन हुआ, कितना आपने यूटिलाइज किया और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो और हमें बस यही यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है कितना आईजीएसटी जो जीएसटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट है कितना अवेल ऑफ किया या यूटिलाइज किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रूट होता है, तो ऑब्वियसली इसका जवाब वैसे नो ही होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 145A के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया नहीं बनाया, क्योंकि हम हमेशा नहीं बनाते हैं, तो हम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसमें 145A की एडजस्टमेंट कर देते हैं, है ना। और बस ये हमारा क्लॉज नंबर 27A हो जाता है। फिर अपन आता है 27B। लेकिन आज की डेट में ये इररेलेवेंट पॉइंट है क्योंकि देखो इन डेज में क्या होता है, प्रायर पीरियड ना इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होता लेकिन रादर ओपनिंग इक्विटी में एडजस्ट होता है ना। तो अगर देखो हम यहाँ पे हमसे पूछा है पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक चीज बताओ, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट और क्रेडिट हो गया ही नहीं जब हम हमारा क्लाइंट कौन सा फॉलो कर रहा है, इंडेस, क्योंकि इंडेस में क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होती है। तो ये सिर्फ ईएस वाले क्लाइंट के लिए रेलेवेंट है आज की डेट में 27 क्लॉज भी, है ना। तो यार वो भी कौन से, जो कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, क्योंकि बाकी कैश वाले में तो जब कैश बेसिस पर खर्चा होगा तभी वो बुक होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है खत्म यहाँ पे भी। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 28 के ऊपर। 28 का डबल क्या होता है 56। तो अगर क्या आपको 56(2)(7)A में कोई ऐसी प्रॉपर्टी बीइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि आपको विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है, लेकिन ये क्लॉज आज की डेट में इररेलेवेंट है क्योंकि आज की डेट में 56(2)(7)A एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस सेक्शन को तो आप भूल ही जाइए। मतलब क्लॉज 28 का डबल क्या होता है 56, ठीक है। अब सारी सीरीज कौन सी होगी, 56 वाली सीरीज शुरू होने वाली है। अब क्लॉज 29 में जो अगला जो पॉइंट है, क्या 56(2)(7)B की कोई डीम्ड इनकम है, ठीक है। 56(2)(7)B क्या बोलता है, अगर आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हो, कौन, कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है और जो इशू प्राइस है इट इज ग्रेटर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, देन द एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ओवर द FMV विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है। तो कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर एसएससी मींस कंपनी हो गई, है ना, अगर उसे इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए कोई पैसा मिला है व्हिच एक्सीड्स द FMV एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 56(2)(7)B। तो 28 में 56(2)(7)A, 29 में 56(2)(7)B। फिर 29A का क्लॉज A में आता है 56(2)(9), जैसे एडवांस फोरफिट। जैसे हम कैपिटल गेन में पढ़ते थे कि 2014 से पहले क्या होता था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता था, लेकिन अब क्या उसे इनकम माना जाता है अंडर सेक्शन 56(2)(9)। अगर आप किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से रिलेटेड आप 56(2)(9) में अगर आप इस सम को फोरफिट करते हो एंड द नेगोशिएशन डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो उसे 56(2)(9) में हम डीम्ड इनकम मानते हैं। तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(9). 56(2)(9) में क्या होता है, अगर मान लो जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको एडवांस मिला था, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई नहीं तो आपने वो एडवांस फोरफिट कर लिया, तो दैट विल बी डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(9). और अब अपन आता है 56(2)(10), ठीक है, 29B में, ठीक है, 29B में 56(2)(10) आता है। तो 56(2)(10) क्या बोलता है, अगर आपको पैसा मिला गिफ्ट, एज ए गिफ्ट, अगर 50,000 से ज़्यादा मिला, इन एग्रीगेट देखना है, ठीक है। तो अगर आपको पैसा मिला तो अगर 50,000 से ज़्यादा मिला तो आपको 56(2)(10) अट्रैक्ट होगा। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल देखनी है, पैसा टोटल में देखना है और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी टोटल में देखनी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अदर देन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी टोटल में देखनी है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिविजुअली देखनी है। तो अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो क्या वो 50,000 से ज़्यादा ही मिली है या फिर फॉर अ कंसिडरेशन मिली है। अगर आपको फॉर अ कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो या तो 50,000 या फिर मतलब जो शॉर्ट कंसिडरेशन है, मतलब जितनी आपने पे किया, या फिर FMV माइनस शॉर्ट, मतलब FMV माइनस कंसिडरेशन
कंसिडरेशन पेड, अगर वो 50,000 या फिर 5% ऑफ द कंसिडरेशन पेड विच एवर इज हायर से ज़्यादा है, अगर वो जो गिफ्ट का अमाउंट है वो इतने से ज़्यादा, ये पर प्रॉपर्टी वाइज देखना है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, पर प्रॉपर्टी वाइज देखा जाता है ये वाली चीज़। और अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर विदाउट कंसिडरेशन मिला है तो 50,000 रुपये, और अगर कंसिडरेशन तो मिला है तो FMV माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 से ज़्यादा है इन एग्रीगेट, तो आपको मतलब 56(2)(10) में टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट के ऊपर आपको इनकम टैक्सेबल होगी। तो 29A 29B अब हमारा कवर हो जाता है। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 30। क्लॉज नंबर 30 बेसिकली क्या है, 69D, 9 माइनस 6 क्या होता है, 9 में से अगर आप 6 माइनस करो तो 3 बनता है, तो 30, क्लॉज नंबर 30। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि क्या आपने कोई अमाउंट बोरो किया है ऑन हुंडी, ठीक है ना, तो डिटेल ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी या फिर ठीक है रीपेड, है ना, बोरोड ऑन हुंडी रीपेड अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक। तो डिटेल्स ऑफ एनी अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू देयर ऑन रीपेड अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक। तो या तो अमाउंट बोरो हुआ है या फिर रीपे हुआ है अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, तो इट विल बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज नंबर 30। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 30 है, ये नए सेक्शंस नए क्लॉजेस इंसर्ट हुए थे। तो क्या आपके केस में प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है जो कि 92CE में रेफर्ड है। 92CE में कौन कौन सी प्राइमरी एडजस्टमेंट रेफर्ड है, जहां पे एसएससी ने अपनी ओन मोशन में टैक्स पेयर ऑफ हिज ओन अकॉर्ड उसने प्राइमरी एडजस्टमेंट करी। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होती है, लेट सपोज आर्म लेंथ प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है, और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस थी वो 80 रुपए, तो 100 माइनस 80 मतलब आपने सेल दिखाई सिर्फ 80 रुपए की, एक्चुअल में जो आर्म लेंथ प्राइस थी वो 100 रुपए थी, तो जो 20 रुपए की एडजस्टमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो अगर टैक्स पेयर ने खुद करी है या फिर एओ ने करी आपने मान ली, या फिर अप्पा के थ्रू हुई है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के थ्रू हुई है, या फिर सेफ हार्बर रूल के थ्रू हुई है, या फिर मैप के थ्रू हुई है, तो अगर आप देखो तो अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई है इन केसेस वाली, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हुई है। तो इफ यस, तो आपको भरना है कि कौन से क्लॉज में हुई है, क्या एसएससी ने खुद मानी थी या एओ ने बोला था एसएससी ने मानी, या अप्पा के थ्रू सेफ हार्बर या मैप, किस में हुई है, विच क्लॉज, कितने रुपए की है ना, और कितना अमाउंट अवेलेबल। अब देखो जो प्राइमरी एडजस्टमेंट होती है उसके बाद सेकेंडरी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होती है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर हो। तो यहाँ पे वैसे तो सारी प्राइमरी एडजस्टमेंट रिपोर्ट करनी है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो 1 करोड़ से नीचे है तो फिर एक्सेस, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मनी बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मनी। अगर एक्सेस मनी रिपैट्रिएट तभी करना है जब वो मतलब है ना, अगर मतलब सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी करनी है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या हमें एक्सेस, वेदर द एक्सेस मनी अवेलेबल विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू बी रिपैट्रिएटेड तभी करना पड़ेगा जब प्राइमरी एडजस्टमेंट इज ग्रेटर देन 1 करोड़। तो ये येस या नो बोलना है, ठीक है। तो वेदर द एक्सेस मनी हैज बीन रिपैट्रिएटेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, तो यहाँ पे शायद 90 डेज का टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर पैसा वापसी आ जाना चाहिए। तो क्या वो उस टाइम के अंदर अंदर आया है, जो मतलब जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, जैसे ELP और 80 रुपए, देखो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना होना चाहिए था, 100 रुपए, इन मिले कितने, 80 रुपए, तो भाई अब वो 20 रुपए भी तो भारत में लाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होती है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर है। तो अगर एक्सेस मनी नहीं लाते आप, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट कंप्यूट होता है और इसे डीम्ड लोन मान लिया जाता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस मनी, तो ये हमारा प्राइमरी एडजस्टमेंट का फंडा हो गया। इन सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होती है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, और रूल 10C भी बताता है 90 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा लाना है, इट इज़ डीम्ड एज एन एडवांस, है ना। सेकेंडरी एडजस्टमेंट आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग 2 केस में लगती है, एक तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या फिर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग, लेकिन सेकेंडरी एडजस्टमेंट होती है वो सिर्फ इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लगती है। अब यहाँ पे आप देखो प्राइमरी एडजस्टमेंट जिनकी वजह से सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, मतलब प्राइमरी एडजस्टमेंट सिर्फ मान लो लेट सपोज हमारी 1 करोड़ से नीचे की है, लेकिन तब भी आपको इस क्लॉज के अंदर रिपोर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 1 करोड़ से ऊपर है तभी आपको रिपोर्ट करना है, यू नीड टू रिपोर्ट ऑल प्राइमरी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 30B, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये 94B बोलता है, 94B बोलता है अगर आपका लेंडर नॉन रेजिडेंट है, अगर आपका लेंडर नॉन रेजिडेंट है और मतलब आपने लोन लिया है उस बोरोवर से, है ना, और वो आपके एसोसिएट एंटरप्राइज, या तो वो लेंडर जो है वो आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, या फिर एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने उसे गारंटी दी है, या फिर कोई मैचिंग अमाउंट जमा कराया। लेंडर कौन है, नॉन रेजिडेंट, या तो एसोसिएट एंटरप्राइज उससे, या तो वो खुद ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज है आपका, या एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने उसे गारंटी दी है, या फिर आपका क्या बोलते हैं
गारंटी या फिर मैचिंग अमाउंट कराया है। तो 94 भी ये बोलता है कि अगर आपने किसी एसोसिएट एंटिटी से बोरो किया है या लेंडर जो कि नॉन रेजिडेंट है, तो आपको 30% ऑफ द एबिटा से ऊपर जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी डिसअलाउड। तो हमें देखो, हमें देखना है कि क्या एसएससी ने इंकर किया एक्सपेंडिचर, है ना। अब ये जो 94B सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, ठीक है। तो क्या जो खर्चा हुआ है वो 1 करोड़ से ऊपर हुआ है या नहीं हुआ, वेदर द एसएससी हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट और ऑफ सिमिलर नेचर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, है ना, एज रेफर टू इन सेक्शन 94B, ठीक है। अगर हुआ है तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर जो कि इनकर हुआ है, कितनी एबिटा थी, कितना 30% ऑफ एबिटा है। अब जितना जो रह गया, है ना, तो अब हम पहले बोलेंगे कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पिछले सालों का आ रहा है, जो पिछले सालों में डिसअलाउ हुआ था, जो कि अब अलाउ होगा, और फिर हम जितना हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ 30% ऑफ द एबिटा आपको अलाउ होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, है ना। और ये जो कैरी फॉरवर्ड होता है ये 8 असेसमेंट्स के ईयर्स के लिए होता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें कवर है, इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, जो लेंडर होना चाहिए वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। द थर्ड पार्टी लेंडर एंड द एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोथ आर नॉन रेजिडेंट, तो 94 भी एप्लीकेबल है, ठीक है। थर्ड पार्टी लेंडर इज अ नॉन रेजिडेंट बट द एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, तब भी एप्लीकेबल है, क्योंकि लेंडर शुड बी अ नॉन रेजिडेंट, है ना। फिर एसोसिएटेड एंटरप्राइज जो मर्जी हो, ठीक है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने अगर गारंटी दी है टू अ लेंडर हु इज अ नॉन रेजिडेंट, देन रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 30B इज एप्लीकेबल, ठीक है ना, सिंस द लेंडर इज अ नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर ये दोनों रेजिडेंट हो जाएंगे तो भाई फिर 94B इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज हेयर द लेंडर इज नॉट अ रेजिडेंट। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 30C। क्लॉज नंबर 30C बोलता है क्या इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट हुआ है, वेदर द एसएससी हैज एंटर्ड, तो अगर हुआ है, अगर इफ यस तो बताओ नेचर क्या है और कितना टैक्स बेनिफिट हो रहा है इन एग्रीगेट टू ऑल दी पार्टीज टू द अरेंजमेंट, टोटल पार्टीज में कितना टैक्स बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपको पता हो गार प्रोविजंस के लिए है, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 31A। क्लॉज नंबर 31A क्या बोलता है, पहले लोन और डिपॉजिट की बात करता है क्लॉज नंबर 31A। क्लॉज नंबर 31B हमारे स्पेसिफाइड सम की बात करेगा। अगर आप देखो तो क्लॉज नंबर 31B बात करता है स्पेसिफाइड सम की। तो क्लॉज नंबर 31A क्या बोलता है कि अगर आप लोन या डिपॉजिट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो एक्सीडेंट द लिमिट एज गिवन इन सेक्शन 269 एसएस। 269 एसएस बोलता है अगर आप 20,000 या उससे ऊपर का लोन या डिपॉजिट लेते हो बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या फिर ईसीएस, तो वो आपके हैंड्स में पेनल्टी लग सकती है। तो ये बेसिकली 269 एसएस के प्रोविजंस है। तो अगर मैं बोलूँ अगर आप लोन या डिपॉजिट लेते हो एक्सीडेंट द लिमिट इन सेक्शन 269 एसएस, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो लोन या डिपॉजिट, तो आपको क्या क्या बताना है, नेम एड्रेस एंड पैन बताना है ऑफ द लेंडर और डिपॉजिटर, ठीक है। तो अगर आप रिसिप्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको लोन मिला है, अगर आपको बताना कि किसने आपको दिया है, कितना अमाउंट था, क्या ये लोन स्क्वायर अप हुआ था, कितना अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, है ना। और क्या अगर आपको ये बताना है कि जो लोन या डिपॉजिट था क्या वो चेक बैंक या ईसीएस के थ्रू था या नहीं था, या फिर और फिर अगले क्लॉज में बताना है कि ये जो चेक और जो बैंक ड्राफ्ट था क्या ये अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट था या नहीं था। तो अगर मैं आपको बोलूँ अगर आप लोन या डिपॉजिट रिसीव करते हो इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 एसएस, तो आपको बताना किससे आपने रिसीव किया, कितने अमाउंट रिसीव किया, कितना अमाउंट स्क्वायर अप हो गया, स्क्वायर अप मीन्स कितना आपने रीपे कर दिया, मतलब कितना अमाउंट आपने उसी साल में नॉक ऑफ कर दिया, कितना अमाउंट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। क्या आपने जो अमाउंट लिया था क्या वो चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस के थ्रू लिया था या नहीं लिया था, और क्या फिर इसके अगले क्लॉज में हम बोल रहे हैं कि क्या चेक और ड्राफ्ट अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट था या नहीं था। तो अब देखो 269 एसएस नॉर्मली अप्लाई नहीं होता गवर्नमेंट कंपनी के केस में, बैंकिंग कंपनी के केस में, या फिर कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। तो गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, इनके केस में सेक्शन 269 एसएस अप्लाई नहीं होता। 269 एसएस बोलता है कि आपको लोन अगर 20,000 या ऊपर लेना है तो आपको अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस के थ्रू ही लेना पड़ेगा। अब अपन आते हैं स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड से मीन्स होता है एडवांस इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें भी वही सेम डिटेल देनी है, बस यहाँ पे देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन नहीं आएगा और स्क्वायर अप वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हमें ये बताना है कि क्या हमने 269 एसएस के हिसाब से स्पेसिफाइड सम लिया था, तो किससे लिया था, कितना अमाउंट था, क्या वो चेक या बैंक या ईसीएस के थ्रू था या नहीं था, और जो वो चेक था क्या वो अकाउंट पे चेक था या नहीं था। तो ये हमें बताना है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी और कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट पे नहीं लगता। तो अब मैं बोलूँ 31A 31B हमने कवर कर लिया। अब अपन आते 269 ST। 269 ST क्या बोलता है कि कोई बंदा रिसिप्ट नहीं, देखो पहले हम बात करेंगे 269 ST में हम बात करेंगे ईच रिसिप्ट की,
की, ठीक है। ईच रिसिप्ट की हम बात करेंगे, ईच रिसिप्ट की हम यहाँ पे भी बात करेंगे, ठीक है। फिर हम ईच पेमेंट की बात करेंगे 269 के अंदर ही, ठीक है। और फिर हम ईच पेमेंट की बात करेंगे 269 ईच पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 269 ST। अब देखो आप समझो पहले चीज़ को, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रिसिप्ट, पहले दो क्लॉजेज में 31 क्लॉज BA 31 क्लॉज BB में हम दोनों में रिसिप्ट बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें पहले वाले में हम पूछेंगे क्या वो चेक बैंक ड्राफ्ट या ECS के थ्रू था या नहीं था, लेकिन हम दूसरे वाले में पूछेंगे क्या वो ऊपर वाला जो चेक था क्या वो अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट था या नहीं था। तो ये देखो ये फर्क है। फिर हम बात करेंगे पेमेंट के रेस्पेक्ट में, पेमेंट अगर मैं करता हूँ टू अ पर्सन इन अ डे, ठीक है। अभी हम 269 ST पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, क्या वो अदरवाइज देन बाई चेक और बैंक ड्राफ्ट या ECS था, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि क्या वो चेक अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट नहीं था, तो डिटेल दो आप। तो अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, अगर अपन आप एक एक पर्टिकुलर्स में चलते हैं, 31BA क्या बोलता है, अगर आपको रिसीव हुआ है एक्सीड इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269 ST, 269 ST बोलता है आप कैश अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ECS आप रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख रुपए एक बंदे से, अ पर्सन इन अ डे, फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट। तो मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे या फिर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट आप 2 लाख रुपए या तो अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या फिर ECS के थ्रू ही रिसीव कर सकते हो। तो अगर आपने रिसीव किया है ना, वेयर सच रिसिप्ट इज अदरवाइज देन बाई चेक ड्राफ्ट और ECS, तो अगर आपने इसके अलावा रिसीव किया तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या बताना है, देखो नेम एंड एड्रेस एंड दी पैन, ठीक है। तो जिसने पैसा दिया उसका नाम बताना, नेम एड्रेस पैन बताना, नेचर बताना है, अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड डेट ऑफ रिसिप्ट। तो अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ तो यहाँ ऊपर वाले कंपैरिजन में 2 नई चीज़ें है, वो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट। तो ये 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। अब फिर मैं बोलूँगा कि क्या मुझे जो रिसिप्ट हुआ था पैसा, ठीक है, क्या वो अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे ही ड्राफ्ट था या नहीं था। मतलब चेक से तो आया लेकिन अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे ही चेक क्या ड्राफ्ट था। तो इसमें देखो नेम एड्रेस पैन और अमाउंट ही देना है, इसमें वो 2 एडिशनल पॉइंट नहीं देने। कौन कौन से, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड द डेट ऑफ द रिसिप्ट। अब देखो, अब ये तो रिसिप्ट वाले ये 2 पॉइंट हो गए। अब मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, है ना, पेमेंट कर रहा हूँ मैं 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है। देखो हालांकि 269 ST पेमेंट वाले के लिए अट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ रेसिपिएंट पे अट्रैक्ट होता है। लेकिन आप समझो 269 ST में रिपोर्टिंग इसलिए मांग रहे हैं पेमेंट की भी, ताकि वो दूसरे बंदे को ट्रेस कर सके, ठीक है, कि कौन दूसरा बंदा था, ताकि उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सके। तो इन्होंने पेमेंट को भी कवर किया। अगर आपने पेमेंट करी है टू अ पर्सन इन अ डे या फिर रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन या फिर ऑन रिलेटिंग टू वन इवेंट अदरवाइज देन बाई चेक बैंक ड्राफ्ट और ECS, तो आपको नाम पता एड्रेस देना है उसका, ठीक है ना, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वो सेम चीज़ें देनी है, ठीक है। क्या वो चेक अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट दिया, तो ये 2 पर्टिकुलर्स देने हैं। लेकिन अगर आप माइंड में ध्यान रखो, ठीक है, तो इस क्लॉज में रिपोर्टिंग नहीं करनी है अगर जो रिसिप्ट या फिर पेमेंट, इन दोनों में से एक चीज़, रिसिप्ट या फिर पेमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी या तो रिसिप्ट कर रही है या पेमेंट कर रही है, या बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। तो गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी तो पिछले 2 क्लॉजेस वाली ही है, लेकिन यहाँ पे 2 एडिशनल पॉइंट क्या है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है। तो ये मैंने 269 ST आपको समझा दिया है पूरा। तो 269 ST अगर आप नहीं कंप्लाई करते तो रेसिपिएंट के हाथ में पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271 DA। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलते हैं 269T में। 269S में रिसिप्ट था, रिसिप्ट ऑफ द लोन या फिर डिपॉजिट, है ना, या फिर स्पेसिफाइड सम। यहाँ पे क्या है, रीपेमेंट है। तो अगर आपने रीपेमेंट करी है ऑफ द लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड एडवांस इन एन अमाउंट एक्सीड इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 269T, तो आपको बताना पड़ेगा नेम एड्रेस एंड पैन ऑफ द पेई, अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था, क्या वो चेक ड्राफ्ट या ECS के थ्रू था या नहीं था, या फिर जो वो चेक ड्राफ्ट या ECS था क्या वो अकाउंट पे ही चेक या ड्राफ्ट या ECS था या नहीं था। तो आपको बेसिकली 269T में आपको रिपोर्टिंग करनी है कि ईच रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सीड इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन इन 269T। तो अगर 20,000 रुपये से अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो मतलब 20,000 रुपये अगर उसका आउटस्टैंडिंग है तो आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो आपको ये बताना है। अब यहाँ पर अब आपको देखो, अब जो रीपेमेंट हुई, रीपेमेंट जो हुई, अब आपको जो बंदा रिसीव कर रहा है इस रीपेमेंट को, उसे क्या बताना है कि क्या वो जो हमारा जो पॉइंट है कि क्या वो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या ECS थ्रू रिसीव हुआ, तो उसमें नाम एड्रेस एंड पैन नंबर देना है या अमाउंट देना है, ठीक है। और फिर हमें ये बताना है कि अगर मुझे रिसीव हुआ, देखो ऊपर वाले में जो पहला पॉइंट था ना, इसमें रीपेमेंट है, सिर्फ रीपेमेंट। फिर अगर मैं नीचे वाले में देखूँ तो ये रिसिप्ट वाली बात कर रहा है। तो जिसने ये रीपेमेंट रिसीव करी उसके लिए क्लॉज है। तो ये बोलता है कि क्या रिसीव जो हुआ वो अदरवाइज देन बाय चेक ड्राफ्ट और ECS
ईसीएस, और क्या वो जो चेक ड्राफ्ट और ईसीएस था क्या वो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ईसीएस था, तो आपको ये पर्टिकुलर्स देने हैं। और यही वाला पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़ा था 31A में कि ये गवर्नमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फिर जो प्रोविंशियल एक्ट के अंदर अंदर बना है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ, समराइज करूँ, तो 31A में हमने क्या पढ़ा, 31A में हमने पढ़ा 269 SS, 269 SS में हमने पढ़ा 269 SS। तो हमें ये बताना है, तो 31A में हमने पढ़ा कि जो हमने एक्सेप्ट किया है लोन एक्सेप्ट किया है। फिर हमने जो दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ा स्पेसिफाइड सम, देखो इसमें लोन और स्पेसिफाइड सम के लिए अलग अलग पॉइंट्स थे, लेकिन 31 जो हमने डी पढ़ा, 31D था शायद, हाँ 31 जिसमें 269T था, उसमें लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम साथ में ही था। तो ये देखो ये जो 31D था जिसमें रीपेमेंट हो रही है, रीपेमेंट ऑफ द लोन डिपॉजिट नहीं, 31C सॉरी, आई एम सॉरी, इसमें रीपेमेंट हो रही है, बाकी 31D में तो रिसिप्ट हो रही है अदरवाइज देन बाय चेक ड्राफ्ट और ईसीएस, और 31E में जो हो रही है वो अदरवाइज देन बाय चेक से तो हो रही है लेकिन अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक। तो ये हमारे पॉइंट थे। और बीच में हमने पढ़ा 269ST जिसमें रिसिप्ट की बात करिए, तो पहले 2 पॉइंट रिसिप्ट के थे, फिर अगले 2 पॉइंट पेमेंट के थे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। फिर अपन को 32A में बताना क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या डेप्रिसिएशन अलाउंस है। अब आपको याद होगा 115BAA बोलता है कि अगर आपके कोई पुराने लॉस या अलाउंस है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें आपको बताना है कि भाई कितने आप जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आपको ये बताना है कि डिटेल्स ऑफ द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, यहाँ पे आपको अमाउंट एज असेस्ड भी देना है। अगर मान लो आपने लॉस बोला तो 100 रुपये, लेकिन असेस फाइनली हुआ 90 रुपये, तो आपको वो भी बताना है अमाउंट एज असेस्ड गिव रेफरेंस टू द रेलेवेंट ऑर्डर। तो ये भी हमारा पॉइंट हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं 32B में। 32B क्या बोलता है, अगर आपकी कोई शेयर होल्डिंग हुई है इन केस ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्योंकि सेक्शन 79 जो कवर करता है वो कंपनीज नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी को कवर करता है। और ये बोलता है कि अगर आपके पिछले प्रीवियस ईयर और इस प्रीवियस ईयर में अगर 51% शेयर होल्डर सेम नहीं है तो आप अपना पुराना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ये बोलता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड, जब वो लॉस हुआ था, द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग नॉट लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर वर बेनिफिशियली हेल्ड बाय द सेम पर्सन। तो अगर वो शेयर होल्डर सेम नहीं है तो वेदर अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज टेकन प्लेस ड्यू टू विच द लॉसेस इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमें क्लॉज 32B में रिपोर्टिंग करनी है। तो अब फिर हमें 32C में रिपोर्टिंग करनी थी क्या असेसी ने स्पेकुलेशन लॉस इनकर किया है, रेफर टू इन सेक्शन 73, इफ यस प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ द सेम। अभी 32C और 32E में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। अगर हम 32E पढ़े तो ये बोलता है इन केस ऑफ अ कंपनी प्लीज स्टेट वेदर द कंपनी इज डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन ए स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। तो क्या वो अगर वो डीम्ड है, तो अगर वो डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन द स्पेकुलेशन बिजनेस है और अगर उसका लॉस है तो फिर 32E में रिपोर्ट करना है। लेकिन वो नॉर्मली स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है तो वो 32C में रिपोर्ट कर रहा है। तो देखो डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव कब माना जाता है, जब आप परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनीज कर रहे हो, तो इसे हम डीम्ड टू बी क्या बोलते हैं, डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव माने जाते हैं। और यहाँ पे वैसे नॉर्मल स्पेकुलेशन बिजनेस आपको करना है, ठीक है। अब अपन 32D में चलते हैं कि क्या आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, आप वेदर द एसएससी ने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इनकर किया है, अगर आपने किया है तो आपको डिटेल देनी है। तो 32D में ये हो गया। फिर 32E में सेक्शन 73 की जो डीम्ड स्पेकुलेशन लॉस है वो हमने बता दिया। तो 32A देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 32A में ब्रॉड फॉरवर्ड एंड यूएडी, 32B में हमारा सेक्शन 79, 32C में सेक्शन 73 का स्पेकुलेशन लॉस। लेकिन अगर वो डीम्ड है तो वो 32E में आएगा। 32D में हमारा 73 से ऊपर जो सेक्शन कौन सा था, ये 73A, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस का अगर कोई लॉस है तो दैट विल बी रिपोर्टेड इन सेक्शन नंबर 32D। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 33। तो क्लॉज नंबर 33 बेसिकली बोलता है कि आपको कोई चैप्टर 6A में कोई डिडक्शन लेनी है या चैप्टर 3 जैसे 10A 10AA की कोई डिडक्शन है, तो आपको अमाउंट एडमिसिबल एज पर द इनकम टैक्स बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, अमाउंट एडमिसिबल एज पर द इनकम टैक्स। तो क्लॉज नंबर 33 कवर हो जाता है। क्लॉज नंबर 34 बेसिकली टीडीएस का प्रोविजन है, जहाँ क्या एसएससीओ कंप्लाई इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B या 17BB। इफ यस तो आपको बताना है 10 नंबर क्या है, कौन से सेक्शन में कलेक्ट करना था, क्या पेमेंट है, टोटल अमाउंट जिस ऑफ द नेचर, ठीक है, टोटल अमाउंट जिसमें टैक्स करना था, टोटल अमाउंट विच टैक्स वॉज
was deducted, ठीक है, amount of tax deducted, total amount on which tax was deducted or collected at less than the specified rate. तो सेक्शन में अगर बोला है कि 2% से काटना है तो आपने उससे कम पे काटा, ठीक है, तो वो वाला रिपोर्ट करना है. अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो बेसिकली ये पर्टिकुलर्स है जो आपको भरने हैं. ये आपने सबसे ज़्यादा टफ क्लॉज होता है जब आप टैक्स ऑडिट करते हो. अब 34B में क्या बोलना है, क्या एसएससी को रिटर्न भरनी थी, इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑफ टैक्स कलेक्टेड. अगर भरनी थी तो ये डिटेल दो कि क्या 10 नंबर है, क्या भरना था, 24 क्यों भरना था, 26 क्यों भरना था, क्या भरना था, ड्यू डेट क्या थी, किस दिन भरा, क्या स्टेटमेंट में सारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है जो जिस पे टीडीएस टीसीएस काटा है ना. इफ नॉट प्लीज फर्निश द डिटेल. अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट हुई तो आप बताओ, ठीक है. 34B में हमारे पास मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं रिपोर्ट हुई तो हमें वो भी बतानी है. फिर 34C में हमें बताना है कौन कौन से हमने इंटरेस्ट दिया है. इंटरेस्ट दो चीज़ों पे लगता है, नॉन पेमेंट पे लगता है, एक नॉन डिडक्शन पे लगता है. तो दोनों इंटरेस्ट रिपोर्ट करने हैं जो कि 2011A और 206C क्लॉज 7 में लगते हैं. तो 34A, 34B, 34C. फिर आपको जो ट्रेडिंग कंसर्न में आपको देना है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और शॉर्टेज और एक्सेस. तो आपको इसकी रिकंसिलेशन देनी है. मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल और FG दोनों ही केस में रॉ मटेरियल में ओपनिंग, परचेजेस, कंजम्पशन, सेल और क्लोजिंग स्टॉक. साथ साथ में आपको देना है यील्ड, कितने रॉ मटेरियल से इतने फिनिश गुड्स बने, परसेंटेज ऑफ यील्ड देनी है और शॉर्टेज और एक्सेस को भी बताना है. फिनिश गुड्स में आप क्या कर दोगे, ओपनिंग जो कि प्रोडक्शन हुआ, परचेजेस और क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड दोनों जोड़ा और सेल्स माइनस किया तो आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक. और शॉर्टेज और एक्सेस को भी आपने एडजस्ट कर दिया. तो 35 में ओपनिंग से क्लोजिंग तक की रिकंसिलेशन देनी है. क्लॉज नंबर 36 बोलता है 115O में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है. हालांकि आज की डेट में इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि डिविडेंड विल नाउ बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, नॉट it will not be taxed at the company level. Now the company did not pay the DDT, so this clause is now no more relevant. ठीक है. अब अपन चलते हैं 115O में. हम बताएंगे इतना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कितना रिडक्शन हम कर सकते हैं. अगर हमारी सब्सिडरी हमें डिविडेंड देती है तो हम उससे मान लो 200 रुपये मैंने डिविडेंड दिया, 100 रुपये मैंने सब्सिडरी से रिसीव किया, तो 100 रुपये पे सब्सिडरी ऑलरेडी DDT दे चुकी है तो मैं 100 रुपये नॉक ऑफ कर सकता था. ठीक है. 115O18 क्लॉज 2 में फॉरेन कंपनी का केस था. फिर टोटल टैक्स कितना देना था, डेट ऑफ पेमेंट विद द अमाउंट, हमें ये बताना था. ये आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है. ठीक है. क्लॉज नंबर 36A नया इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें हमें ये बताना था कि क्या एसएससी ने रिसीव किया है डिविडेंड इन द नेचर ऑफ 2 क्लॉज 22E. तो अगर आपने रिसीव किया है तो आपको ये डिटेल्स देनी पड़ती थी. तो मतलब कुछ बहुत डिटेल देनी पड़ती थी कि इससे रिसीव किया है 2 क्लॉज 22E. तो लेकिन आज की डेट में क्या, पहले क्या था, एक कंपनी को DDT देना पड़ता था इस पर, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है. तो 2 क्लॉज 22E में भी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी. तो आपको क्लॉज नंबर 36 एंड 36A दीज आर नाउ नो मोर एप्लीकेबल. ठीक है. अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 37, 38, 39. ये बोलता है सेस, कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सर्विस टैक्स ऑडिट. तो क्या कॉस्ट ऑडिट करी गई थी, इफ यस तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन, डिसएग्रीमेंट या कोई ऑन एनी मैटर, आइटम, वैल्यू, क्वांटिटी, तो वो आपको रिपोर्ट करने हैं. क्या एक्साइज ऑडिट करी गई थी, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, कॉस्ट ऑडिट, फिर एक्साइज ऑडिट, फिर सर्विस टैक्स ऑडिट. तो एक्साइज ऑडिट करी गई थी तो अगर हाँ तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन या डिसएग्रीमेंट रिलेटिंग टू क्वांटिटी. ठीक है. फिर आप देखो सेक्शन 72A में सर्विस टैक्स की ऑडिट होती है. ऑडिट वॉज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A ऑफ द फाइनेंस एक्ट इन रिलेशन टू टैक्सेबल सर्विसेज. इफ यस तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन या डिसएग्रीमेंट्स बताने हैं. फिर आप आओ कि जो टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट आपको रिपोर्ट करना है. तो आपको सबसे पहले टर्नओवर बताना है, फिर आपको GP बाय टर्नओवर, NP बाय टर्नओवर, फिर स्टॉक इन ट्रेड बाय टर्नओवर, फिर आपको मटेरियल कंज्यूम्ड विद रिस्पेक्ट टू फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड. लेकिन ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में देना है, ये ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं देना. और ये जो डिटेल है GP टू नेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट टू टर्नओवर, ये सिर्फ हमें मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एंटिटीज़ के केस में देना है. और ट्रेडिंग एंटिटीज़ में हम ये वाली रेशियो नहीं दे सकते कि मटीरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ एज कम्पेयर टू द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस. तो ये वाली रेशियो भी हम नहीं दे सकते. तो अगर मैं बोलूं हमारा GP टर्नओवर, NP टर्नओवर क्लॉज नंबर 40 आ जाता है. अब अपन चलते हैं क्लॉज नंबर 41, है ना. तो क्या डिमांड या रिफंड इशू हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर अदर देन इन द इनकम टैक्स एंड द वेल्थ टैक्स एक्ट. अगर मतलब कोई अदर एक्ट में इशू हुआ है तो या तो डिमांड या फिर रिफंड. अगर किसी और प्रोविजंस में जैसे GST में या कहीं और, तो फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है. क्लॉज नंबर 41 भी हमारा डन हो जाता है. फिर अपन चलते हैं फॉर्म नंबर क्लॉज नंबर 42A. तो क्या एसएससी ने फर्निश किया है फॉर्म नंबर 61, फॉर्म नंबर 61A, फॉर्म नंबर 61B. तो आपको ये डिटेल देनी है क्या हमने कब कब भरा है. तो देखो फॉर्म नंबर 61 कब देना पड़ता है. देखो जब
जिस ट्रांजैक्शन में पैन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सामने वाले के पास पैन नहीं होता, तो वो हमें फॉर्म नंबर 60 में एप्लीकेशन देता है, जिसकी हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम डिपार्टमेंट को बताएं फॉर्म नंबर 61 में कि इस बंदे के पास पैन नहीं था और हमने इसके साथ ये ट्रांजेक्शन करी है। तो फॉर्म नंबर 61 इसलिए यूज होता है। फॉर्म नंबर 61 ए तब यूज होता है, जस्ट लेट सपोज 285 BA में स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस है जिसे हमें डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। जैसे लेट सपोज इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो एग्जांपल ले लो, पेपर में अगर आए कि अगर आपने इश्यू ऑफ बॉन्ड्स किया या इश्यू ऑफ शेयर्स किया या बाय बैक ऑफ शेयर्स किया, तो आपको 285 BA के अंदर रिक्वायरमेंट है, आप डिपार्टमेंट को बताओ कि हमने ऐसा किया है। तो अगर ये जो रिक्वायरमेंट जो आप फॉर्म यूज़ करते हो उसके लिए वो होता है फॉर्म नंबर 61A। तो अगर जब इश्यू ऑफ शेयर्स है, इश्यू ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स है, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है अंडर सेक्शन इन फॉर्म नंबर 61A एंड क्लॉज 42 में बताना है। फॉर्म नंबर 61B क्या है? फॉर्म नंबर 61B बोलता है कि टैक्स ऑडिटर शुड रिव्यू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर कैरिड आउट बाय द टैक्स पेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 114H। तो रूल 114H बोलता है कि टैक्स पेयर को कोई भी जैसे रिपोर्टेबल अकाउंट्स होते हैं ना, उनके रेस्पेक्ट में कुछ ड्यू डिलिजेंस करनी है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोविजन। देखो फ्रैंकली बताऊं तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन आप ये माइंड में रखो कि रिपोर्टेबल अकाउंट्स के केस में आपको कुछ ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है, तो उसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो फॉर्म नंबर 61B में होती है। तो फॉर्म नंबर 61 में पैन नहीं होने की, फॉर्म नंबर 61A में 285 BA में जो स्टेटमेंट देनी पड़ती है लेट सपोज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, और फिर फॉर्म नंबर 61B में हमारे रिपोर्टेबल अकाउंट्स के केस में जो हमें ड्यू डिलिजेंस है तो वो कैरी आउट करने के लिए जो हमारी रिपोर्टिंग होती है वो होती है क्लॉज नंबर 42 में। ठीक है, फिर अपन आते हैं क्लॉज नंबर 43। इसमें क्या बोला जाए, क्या असेसी या फिर इसकी पेरेंट एंटिटी या फिर ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी तो क्या रिपोर्ट देनी है एज रेफर टू इन सेक्शन 286 सबसेक्शन 2। इसमें देखो आप पहले समझो कि अगर मान लो कोई इंडियन पेरेंट है तो उसे, अगर वो MNC है लेट सपोज, तो उसे इंडियन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी इतनी MNCs है, इसका इतना टर्नओवर है लेट सपोज। लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, मतलब एक MNC की सिर्फ एक ब्रांच है। तो अब देखो, अब फिर हमें उसकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन किसकी होगी, या तो पेरेंट एंटिटी की, या पेरेंट एंटिटी डेजिग्नेट कर सकती है किसी और एंटिटी को, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जिसका नाम होगा ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसे ये डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई हमारी इतनी ब्रांचेज है, हमने इतना टर्नओवर कमाया। तो क्या हमें कोई ऐसी रिपोर्ट देनी है, वेदर द असेसी या फिर उसकी पेरेंट एंटिटी या फिर ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग इज लायबल टू फर्निश द रिपोर्ट। तो अगर आपको है, अगर ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो ये तभी अप्लाई होता है जब 5500 करोड़ से आपका टर्नओवर ज़्यादा हो, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, जो मुझे याद आ रहा है ना। तो हमें देखना है तो इफ द रिपोर्ट वेदर द रिपोर्ट हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द असेसी कब फर्निश करेगा, जब वो इंडिया में या तो पेरेंट एंटिटी है या फिर वो ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है। ठीक है, या फिर इसकी पेरेंट एंटिटी या फिर ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी। तो क्या रिपोर्ट फर्निश हुई है, क्या मेरी पेरेंट एंटिटी का नाम है, क्या मेरी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम है, और किस दिन ये भरी है। सेक्शन 286 आएगा बेसिकली एक्शन प्लान 13 की वजह से। ठीक है ना। भारत में एंटिटी को तभी भरना है जब वो या तो पेरेंट एंटिटी है। सच अ रिपोर्ट इज टू बी फाइल्ड इन इंडिया इफ द पेरेंट एंटिटी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर पेरेंट एंटिटी भारत का रेजिडेंट है तभी ही आपको भरना है। अब अपन चलते हैं, द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286(2) इज फाइल्ड बाय द पेरेंट एंटिटी विच इज रेजिडेंट इन इंडिया और द ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी विच इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो इंडिया में तभी रिपोर्ट फाइल हो रही है जब या तो पेरेंट एंटिटी रेजिडेंट का है या उस इंडियन एंटिटी को डेजिग्नेट किया है MNC ने कि भाई तू मेरी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है। तो आपको ये मतलब ये फाइल करना है, और इसका जो फॉर्म होगा वो होगा फॉर्म नंबर 3CEAC। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 3CEAC में अपन को फाइल करना है। अब अपन आते हैं क्लॉज नंबर 44 में, जिसमें आपको टोटल एक्सपेंडिचर को आपको रिकंसाइल करना है, ब्रेकअप ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर देना है जो आपने रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड एंटिटीज को पे किया है। इस क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी डेफर की गई है। अब आपको देखो सिग्नेचर फॉर्म नंबर 3CD को साइन करना है और उसके साथ में फॉर्म नंबर 3CA और 3CB एज द केस में भी लगाना है, जिसमें आपका फुल नेम, एड्रेस, मेंबरशिप नंबर, FRN नंबर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस एंड डेट देना पड़ेगा। आपको यूडिन भी जनरेट करना पड़ेगा, यूडिन जनरेट करना बहुत जरूरी है और उसके आपको 44 ABD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि किन किन केसेस में अपनी रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कर सकता हूं। तो मैं अगर मान लो अकाउंट्स ही बदल जाते हैं तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करूंगा। तो नॉर्मली द रिपोर्ट ऑफ द टैक्स ऑडिटर कैन नॉट बी रिवाइज, बट व्हेन द अकाउंट्स आर रिवाइज्ड तो हमें रिपोर्ट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो रिवीजन ऑफ अकाउंट्स हो गया आफ्टर इट्स अडॉप्शन इन द AGM, या फिर लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आ गया था, जैसे मान लो सेक्शन 9(1) जहां पे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वोडाफोन केस लॉ, तो चेंज इन लॉ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या फिर चेंज इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो अगर ये 3 केसेस है तो मुझे अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। द टैक्स ऑडिटर शुड स्टेट इट इज अ रिवाइज रिपोर्ट। तो अगर मान लो अकाउंट्स बदल गए या फिर लॉ में अमेंडमेंट आ गई या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में चेंज आ गया तो हमें
बेसिकली हमारा मतलब क्या बोलते हैं, रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब अपन आते हैं कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। कोड ऑफ एथिक्स में क्या लिखा है, तो देखो लाइबिलिटी नॉर्मली टैक्स ऑडिटर की वही है एज इन द केस ऑफ एनी अदर ऑडिट असाइनमेंट, ठीक है। तो मतलब जो नॉर्मल दूसरे असाइनमेंट्स में लाइबिलिटी होती है वही टैक्स ऑडिट में भी लाइबिलिटी है ना। इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग टैक्स ऑडिट आईसीआई डिसिप्लिनरी जुरिसडिक्शन विल प्रिवेल। अगर कोई गलती करता है सीए तो उसका जैसे या तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी किसी के पास केस जाएगा, ठीक है। अगर वो एसएससी गिल्टी पाया जाता है, यहाँ पे कौन गिल्टी पाया जाता है, एसएससी, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये थोड़ी है कि टैक्स ऑडिटर भी गलत हो गया। इट डज नॉट इप्सो फैक्टो मींस दैट अ टैक्स ऑडिटर इज आल्सो रिस्पांसिबल। हाँ, लेकिन अगर टैक्स ऑडिटर ग्रॉसली नेग्लिजेंट था तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो चाहे तो आईसीआई को कंप्लेंट कर सकता है और आईसीआई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगर मैं बोलूँ नॉर्मली लाइबिलिटी वही है जो दूसरे अदर ऑडिट असाइनमेंट में होती है, लेकिन अगर एसएससी की गलती है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि टैक्स ऑडिटर इज इप्सो फैक्टो रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर एओ चाहे तो वो टैक्स ऑडिटर के खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकता है आईसीआई को कि वो दैट ही वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट। अगर एओ चाहे तो वो टैक्स ऑडिटर को बुला सकता है और उसे समन भेज सकता है, कैन कॉल अपॉन द टैक्स ऑडिटर टू गिव एनी एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो इस केस में भाई टैक्स ऑडिटर को जाना पड़ेगा, है ना। इफ द एक्चुअल वर्क रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड इज डन बाई अ क्वालिफाइड असिस्टेंट, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अब क्वालिफाइड असिस्टेंट अगर ग्रॉसली नेग्लिजेंट पाया जाता है ना, अगर क्वालिफाइड असिस्टेंट ग्रॉसली नेग्लिजेंट पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है ना। और जो ओपिनियन जो कि टैक्स ऑडिटर देता है इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। एसएससी चाहे तो जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरे तो वो कोई डिफरेंट ओपिनियन भी ले सकता है, जो टैक्स ऑडिटर ने बताया उससे वो डिफरेंट ओपिनियन भी ले सकता है, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम इज ऑफ द एसएससी एंड ही कैन ऑप्ट हिज ओन मतलब क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं मतलब वो अपना व्यू पॉइंट, वो ही कैन फॉलो हिज ओन व्यू पॉइंट, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोज। ओके, थैंक्स अ लॉट। चलो एक बार मैं ना सारे क्लॉजेस रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले नेम एड्रेस पैन, फिर हमारा जीएसटी वाला, फिर हमारा क्लॉज नंबर 5 क्या आया, स्टेटस। अब हमारा स्टेटस बन गया, फिर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फिर कौन से क्लॉज के अंदर, फिर क्लॉज नंबर 8A में 115 BA ये सारा ऑप्ट किया नहीं किया, फर्म या एओपी में, पार्टनरशिप वाला, फिर हमने क्या किया मतलब क्लॉज नंबर 9, फिर क्लॉज नंबर 10 में बिजनेस, फिर क्लॉज नंबर 11 में बिजनेस के लिए हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर हमारा क्लॉज नंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम के लिए मैथड ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लॉज नंबर 15 में हमारा आता है, क्लॉज नंबर 15 में क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या आया, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आइटम्स नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉज नंबर 16। फिर क्लॉज नंबर 17 में 43CA और 50C आता है, क्लॉज नंबर 18 में WDV आता है, ये तो याद रहना ही रहना चाहिए। क्लॉज नंबर 19 में कितना अमाउंट इन मतलब देखो कितना अमाउंट डेबिटेड है और कितना अलाउड है अंडर द वेरियस सेक्शन, लाइक 32AC, 32AD, 3511, 3512, ठीक है। क्लॉज नंबर 19, क्लॉज नंबर 20 में दो क्लॉजेस ए और बी। ए में क्या था हमारा कि 3612 में जो बोनस या कमीशन के रूप में दे दिया, जो अमाउंट डिविडेंड के रूप में देना था, और 20 क्लॉज 20B में हमें 361580 रिपोर्टिंग करनी है। क्लॉज 21 में अपन चले तो क्लॉज 21A में पर्सनल कैपिटल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करना था। फिर क्लॉज नंबर 21B में 40AI और 40AIA, फिर क्लॉज 21C में 40B, 40BA, क्लॉज नंबर 21D में 40A3, क्लॉज नंबर 21E में 40A7, क्लॉज नंबर 21E में मुझे करना था 40A7, 21E में 40A7, 21EF है ना, F में 21F में 40A9, फिर 21FG में हमारा था लाइबिलिटी ऑफ अ कॉन्टिजेंट नेचर, जितना मुझे याद आ रहा है लाइबिलिटी ऑफ अ कॉन्टिजेंट नेचर, तो वो हमें रिपोर्ट करना था 21G में, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ। फिर 21H में हमें 14A रिपोर्ट करना था, फिर हमें 3613 का जो इनएडमिसिबल अमाउंट है वो रिपोर्ट करना था। फिर अपन 22 में आए, 22 में सेक्शन 23 में जो डिसअलाउंस है इंटरेस्ट वो रिपोर्ट करना था। फिर अपन आए 23 में 48(2)B, 24 में हमारा जो डीम्ड इनकम है वो रिपोर्ट करनी थी हमें। क्लॉज नंबर 25 में सेक्शन देखो 25 अगर मैं याद कर रहा हूँ तो सेक्शन 41, 4 और 1 का टोटल क्या होता है 5, तो 5 आ गया, और 4 को अगर डिवाइड कर दे 2 से तो 22 आ जाता। तो 25 नंबर क्लॉज में हमें क्या करना है, मतलब जो डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 क्लॉज नंबर 26, वो हमने कैसे याद किया था, 4 को डिवाइड कर दो 2 से और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो 2, 26 क्लॉज नंबर में 43B की रिपोर्टिंग करनी है। क्लॉज नंबर 27A में सैंडवेट का रिकंसिलेशन और प्रायर पीरियड आइटम्स की रिपोर्टिंग करनी है। 28 में 5627A, 29 में हमारा 5627B रिपोर्ट करना
है 5627B, फिर 29A में 5629 और 29B में 5610, ठीक है। फिर हमारा आया क्लॉज नंबर फिर हमारा आता 30, जिसमें 69DT हमें रिपोर्टिंग करनी है। फिर 30A में हमें 92CE, फिर 30B में 94B, फिर 30C में हमें 96 गार वाली प्रोविजंस की रिपोर्टिंग करनी है। फिर 31A में हमारा आ गया 269SS, फिर हमारा 269SS चला 31B में भी, फिर BB, BA, BB, BC एंड BD, ठीक है। 4 सेक्शन में 269ST चला। फिर हमारा 31C आया, D आया, E आया, इसमें हमारा 269T चला, ठीक है। C, D, E में 269T, फिर 32A में ब्रॉड फॉरवर्ड एंड डेप्री, है ना। फिर इसमें हमारे 32A में ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्री UAD, और फिर हमारा फिर 32B में आया सेक्शन 79 वाला, सेक्शन 79। फिर सेक्शन 73 में जो ये इसमें विदाउट डीम्ड इनकम है, ये नॉर्मल स्पेकुलेटिव है, और 32E में डीम्ड स्पेकुलेटिव लॉस आएगा 32E में, 32D में 73A वाला लॉस आएगा। फिर क्लॉज नंबर 33 बहुत सिंपल था, 10AA और 80IA इन सबकी रिपोर्टिंग करनी है, मतलब जो चैप्टर 6A में डिडक्शंस मिलेगी। फिर 34 में आपको TDS की रिक्वायरमेंट, चैप्टर 17 का डबल आप करो तो 34, ठीक है। चैप्टर 17 की आपको 17BD। फिर क्लॉज नंबर 35 में ओपनिंग से क्लोजिंग स्टॉक का रिकंसिलिएशन देना था 35 में। फिर 1150 क्लॉज नंबर 36 में हो गया। फिर सेस ऑडिट, तो कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सर्विस टैक्स ऑडिट, तो ये क्लॉज नंबर 39 हो गया, हमारा 39 तक कवर हो गया। फिर क्लॉज नंबर 40 में हमें देना था, हाँ, टर्नओवर, GP बाय टर्नओवर, NP बाय टर्नओवर, और हमारा स्टॉक इन ट्रेड बाय टर्नओवर, या फिर मटीरियल कंज्यूम या फिनिश गुड्स। फिर क्लॉज नंबर 41 में डिमांड रेज्ड या रिफंड इशूड। क्लॉज नंबर 42 में हमारा 61A, 61B और फॉर्म नंबर 61D रिपोर्टिंग करनी थी। फिर क्लॉज नंबर 43 में हमें 286 सबसेक्शन 2 में क्या पेरेंट एंटिटी को क्या ऑब्लिगेशन है वो देना था, और क्लॉज नंबर 44 में हमें ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट।